बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शायरी पसंद लोगों का यहाँ इस महफ़िल में इस्तकबाल है। ये एक अजीब व गरीब सी महफ़िल है जिसमें हम कुछ बातें करेंगे, बहुत इनफॉर्मल सी, गैर रस्मी सी बातें होंगी कि यहाँ हमारे दोस्त हैं जो कई एज ग्रुप्स के लोग हैं इसमें, और कई दायरों से मुतालिक हैं। अलग अलग तरह की शायरी है उनकी, अलग अलग तरह का की ज़िंदगी है। तो इसके पहले कि इनसे बात करें, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं, इसलिए कि ये जो महफ़िल यहाँ मौजूद है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ख़ुद शेर कहते हैं या शायरी का जो पूरा प्रोसेस है उससे वाबस्ता हैं। तो शायरी, शेर कहने वाले लोगों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और समझ के शेर कहने वाले, ख़ास तौर पे गज़ल के शेर, तो पिछले कम से कम 10 साल से ये सिलसिला बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, और पिछले 5 वर्षों में तो बहुत क्वांटम जंप नज़र आती है ऐसे नौजवानों की, लड़कियों की जो 20-22 साल से शुरू होके और 30-35 साल, मतलब 20-22 साल से एक सिलसिला शुरू हो जाता है शेर कहने का। और हैरत की बात ये नज़र आती है कि आप, जैसे हमने आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले शेर कहने शुरू किए, तो एक होता था कि आपकी घर में, आपके ख़ानदान में, आपके माहौल में कहीं ना कहीं शायरी मौजूद है, और उससे आपको उस दुनिया में, शायरी की तिलिस्मी दुनिया में दाखिल होने का एक दरवाज़ा हासिल हो जाता था, या खिड़की कोई खुली हुई, कोई रोज़न, कोई दरीचा जिससे आप झांक सकते थे अंदर। लेकिन ऐसे लोग, नौजवान इस वक्त शायरी की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जिनके यहाँ, उनके घर में, उनके ख़ानदान में, उनके माहौल में दूर दूर तक कहीं भी उर्दू शायरी का कोई गुज़र, कोई दखल नहीं नज़र आता। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आ कहाँ से रही है शायरी, और वो शायरी की तरफ जा कैसे रहे हैं। कहीं कोई बीच का रास्ता है, कोई ऐसी जगह है जहाँ शायरी से मुलाकात तय होती है और शायरी लोगों से मिलती है, लोग शायरी से मिलते हैं। तो ये एक स्पेस जो बना है शायरी का, और सिर्फ शेर नहीं कह रहे हैं बल्कि बहुत पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है। और शेर लफ्ज़ की समझ के साथ, ख़ास तौर पे गज़ल का पूरा जो, उसकी जो मौसीकी है, उसका जो आहंग है, लफ्ज़ों के दरमियान जो रब्त पैदा होता है, उससे जो मानी पैदा होते हैं, उनकी समझ, गज़ल की शायरी का एक बहुत बड़ा डिवाइस जो है, बाइनरी अपोजिशंस का, दो मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग चीज़ों को यकजा करने का, उस पर बड़ी हैरत अंगेज़ गिरफ्त नज़र आती है। तो ये एक बहुत अच्छा अजीब माहौल है। तो हमारे वो दोस्त जो शायरी का, दो तरीके का हमारा ताल्लुक़ शायरी से इस वक्त है। एक वो लोग जो शायरी कर रहे हैं, तो जो इनसाइडर्स हैं, और वो लोग जो कंज्यूमर्स हैं शायरी के, जो उन्हें शेर अच्छा लगता है और वो पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो इनसाइडर्स हैं शायरी के, घर के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो बैरून में हैं और वो आर कंज्यूमर्स ऑफ पोइट्री। तो दोनों का इस्तेक़बाल करता हूँ मैं। और मैं एक बात और आपसे अर्ज़ कर दूँ कि आप पूरी उर्दू शायरी की 500 साल की जो हिस्ट्री है उस पर नज़र डालिए, तो 18वीं सदी में हम जाएं, उसके पहले
16वीं सदी में। तो हमारा सबसे पहला जो साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। साहिब दीवान के मतलब जिसने अपनी शायरी का कलेक्शन मुरतब किया, उसको छापा, तो वो दीवान, पहला दीवान जिसका शाया हुआ वो हमारी नॉन हिस्ट्री में कुली कुतुब शाह है। और ये साउथ में ये 5-6 सल्तनतें थीं, बीजापुर में और गोलकुंडा में और हैदराबाद में। तो कुली कुतुब शाह पहला शायर, तो 16वीं सदी में 1556 में पैदाइश हुई इसकी। तो ये जो इलाके थे बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद, मैसूर, ये एक पूरा 150 साल तक उर्दू शायरी यहाँ मरकूज़ रही। और लेकिन अब हम जब उस शायरी को दक्कनी शायरी कहा जाता है, टर्म है दक्कनी शायरी की, तो अब उसमें आप ये देखिए कि ज़बान जो है वहाँ की, कुली कुतुब शाह की, गवासी की और मीराजी की और इस तरह के सैकड़ों शायर हैं जो दिल्ली में उस वक़्त तक उर्दू शायरी का कोई जिक्र नहीं था। तो 150 साल तक हैदराबाद, ये साउथ में उर्दू शायरी बढ़ती रही और उसमें फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, कई ज़बानों के लफ्ज़ों से मिल के वो ज़बान बनी थी, उसमें शायरी हुई। तो आज हम जब कुली कुतुब शाह को पढ़ते हैं या अब्बासी को पढ़ते हैं या मीराजी और तो इस तरह के जो शायर हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, मुश्किल पे जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो पहला जो हम कहते हैं कि जो एक मजमा शेर कहने वालों का हुआ, वो साउथ में हुआ 16वीं सेंचुरी में। उसके बाद ये सिलसिला दिल्ली में आया जब, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए जो उन्होंने शेर कहना शुरू किए। उसके बाद तीसरी महफिल लखनऊ में जमी, जब दिल्ली उजड़ी और यहाँ के सारे मीर तकमीर और सौदा और दर्द और मुसफ़ी और सारे जो बड़े शायर थे दिल्ली के, वो लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ एक बहुत नया शहर था, बहुत इन्वेस्टमेंट था, बहुत पैसे थे वहाँ पर, तो एक ख़ास तरह का माहौल पैदा हुआ। तो तीसरी हमारी बड़ी महफिल लखनऊ में जमा हुई। उसके बाद फिर दिल्ली में दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, तो मिर्ज़ा दाग दहलवी, उनके हज़ारों शागिर्द। तो उसके बाद सन 47 में पार्टीशन हुआ, उसके बाद से ये थोड़ी सी एक सुस्ती से पैदा हुई इधर। तो दिल्ली के बजाय लाहौर बहुत बड़ा मरकज़ बन गया। तो अब हम देखते हैं कि पार्टीशन के बाद से उधर से बहुत से लोग आए, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा, जिसमें बानी और कुमार पाशी और सुरेंद्र प्रकाश और बलराज मेहरा जो अफसाने में, शायरी में, एक बहुत बड़ी महफिल जमा हुई यहाँ। अब हम जब देख रहे हैं आज के, तो बहुत से शहर हैं जहाँ पर बहुत सी बड़ी तादाद में नौजवान हैं जो शेर कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि इत्तेफाक से दिल्ली जैसा शहर जो है हमारा, वो एक बार फिर उर्दू का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया है। और ये पूरी उर्दू शायरी की तारीख में हम देखेंगे इतनी बड़ी महफिल शेर कहने वालों की, शेर सुनने वालों के भी, आप वहाँ देख रहे थे जो नौजवान हमारे शेर सुना रहे थे, तो जिस तरह से लैप अप कर रहे थे लोग, जिस तरह से एक एक मिसरे पर अपना इन्वॉल्वमेंट था उनका, तो उससे लगता था कि कुछ है जो बहुत नया हुआ है हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जज्बों में कोई ऐसी लहर पैदा हुई है, हमारी धड़कनें कुछ सोच समझ कर धड़क रहे हैं, दिमाग में दिल पैदा हो रहे हैं, दिलों में दिमाग पैदा हो रहे हैं। तो ये सब कुछ बड़ा हैरत अंगेज़ हो रहा है। तो अब ये पल्लव मिश्रा बैठे हुए हैं, ये लड़के हमारे बहुत से लोग। अब एक बार और बता दूं मैं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो मेरे लिए मुश्किल ये थी कि हम यहाँ पर किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं, इसलिए कि बहुत लोग हैं। ये स्वप्निल बैठे हुए हैं, विकास शर्मा राज बैठे हैं, आकिब साबिर बैठे होंगे, इम्तियाज़ खां बैठे होंगे, तो बहुत लोग बैठे हैं हमारे दोस्त जो नौजवान बहुत से शायर हैं। तो मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप अगर यहाँ नहीं हैं तो नहीं हैं, हम आपके पास हैं और आप हमारे पास हैं। तो हुआ ये है कि इसमें कुछ ऐसा था कि कुछ अलग अलग इलाक़ों से ताल्लुक़
और कुछ बैकग्राउंड से, तो इस तरह से एक असॉर्टमेंट हमने किया। तो ये चीज़ जो इस वक्त दिल्ली में हो रही है, और भी शहरों में लोग जमा हो रहे हैं और एक महफिल शायरी की, समझने वालों की। अब आज से 50 साल 40 साल पहले हमने शेर सुनने कहने शुरू किए तो कोई था ही नहीं। मतलब हम शेर सुनाने के लिए हमारा कोई मौका था ही नहीं, किसे से सुनाए, या तो लिख के रख लिया या मैगजीन्स में भेज दिया। तो ये था। तो ये आप लोग जहाँ पता नहीं कहाँ से आ गए हैं भाई, मुझे हैरत हो रही है कि इतने अच्छे शेर सुनने वाले जो हो सकता है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोशल मीडिया करप्ट भी बहुत कर रहा है और गुमराह भी बहुत कर रहा है, लेकिन उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ज़रूरी लोगों के पास पहुंच भी रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो अब हम अपना गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारे सबसे इस पूरी बज़्म में सबसे उम्र के लिहाज से सबसे कम पल्लो मिश्रा है, इनको मैं दावत देता हूं कि आए। उम्र में कम है, लेकिन ये शेर जिस तरह से कह रहे हैं उससे लगता है कि ये कुली कुतुब शाह के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो मतलब हैरत होती है। मतलब ये 2 शेर सुनाइए आप, पहले ज़रा 2 शेर सुनाए आप। रिहा होते ही सरे शाखे शजर जानी थी। देखिए क्या, रिहा होते ही सरे शाखे शजर जानी थी। वाह, आंख से हाथ हटाते तो नजर जानी थी। वाह, क्या बात। रिहा होते ही सरे शाखे शजर जानी थी। वाह वाह, आंख से हाथ हटाते तो नजर जानी थी। वाह। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने। सर के ऊपर से जो एक बात गुजर जानी थी। जाने क्या सोच के वो दिल से लगा ली मैंने। सर के ऊपर से जो एक बात गुजर जानी थी। अब ये देखिए आप, ये तरकीबें जो इन्होंने इस्तेमाल की हैं। अब आप अमरोहा में मुशायरा हो रहा हो, संभल में हो रहा हो, गंज ढूंढवारा में हो रहा हो, तो आप सोच नहीं सकते कि ये शेर वहाँ सुनाए जा सकते हैं, और ये भी नहीं सोच सकते कि ये शेर इस तरह से उन पर ये रिस्पांस आएगा। तो ये जो मामला हुआ है, शेर इस तरह का कहना और इस तरह के शेर पर को समझा जाना, और इस उम्मीद, ये तवक्को पैदा होना कि ये शेर समझा जाएगा या समझा जा सकता है, ये इम्कान पैदा होना, ये बहुत बहुत खुशाइन बात है। तो भाई पल्लो, ये चक्कर क्या है? मतलब शायरी का ये जो आपका सिलसिला है, ये कैसे, कहाँ से आया? ये घर में दरअसल माहौल था, लिटरेचर का माहौल था। मेरे जो दादाजी थे तो वो संस्कृत और मैथिली लिटरेचर में। आपका मतलब घर का जबान जो है मैथिली है? जबान मैथिली है, मादरी जबान मैथिली है, और हिंदी और संस्कृत जो है जी जी, इन जबानें, ये जबानें अक्सर जिक्र होता रहता है और बोली भी जाती हैं किन्हीं खास मौक़ों पर। और मेरी जो मम्मी थी तो वो काफ़ी थी कि मतलब वो नगमे लिखा करती थी, म्यूज़िक टीचर थी वो। तो ये जो मात्राएं हैं, बहर वगैरह, तो वो छंद वगैरह उन्होंने, मतलब वो बचपन में छोटा था तो वो मुझे याद आता है कि उस वक्त वो जयदेव का जो गीत गोविंद है तो उस पे, उसकी में जो मौसीकी है उस पे वो पीएचडी कर रही थी उस वक्त। अच्छा। तो मुझे वो अक्सर कहती थी, उन्हें मदद होती थी तो वो गाती थी, हमें भी साथ में गवाती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों की जो समझ थी, और फिर बाद में ये प्रेमचंद हाथ लग गए तो अच्छा, तो लाशूर में जो उर्दू ज़बान का था, जितने जो उसकी जो लुग़त है उससे आशना हुए वहाँ, और फिर बाद में वो एक गालिब हाथ लग गए थे तो खींच उन्होंने लाया अच्छा, शायरी की ओर। तो शुरू में तो बेबहर शेर तो बहुत कहे होंगे आप? हाँ, बेबहर शेर भी कहते थे बहुत। लेकिन एकदम से मतलब वो किसी से मदद ली? जी, किसी से मदद ली कि अपने आप? बहर का खुद से हो गया था, मतलब कि जब मैं, हाँ ये था कि
जब मैंने बिहार में शेर कहना शुरू किए थे, तो उस वक्त मुझे ये कुछ लोग मिल गए, इन अभिषेक भाई हो गए, विपुल भाई हो गए, तरकश भाई हो गए, फिर विकास राणा है, असर भाई, अमीर भाई। तो इन सब लोगों से तारुफ हुआ तो ये था कि मतलब ख़राब शेर क्या है उसकी समझ हो गई थी। ये तो बहुत बड़ी बात है वो कि था कि आदमी बहुत पहले समझ जाए। हाँ, तो ये मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप शायरी न करें जी, तो मान जाएंगे आप? नहीं, उसके बिना हैं? नहीं रह सकते। क्यों? बात यह है कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं कुछ और इतनी लगन से, इतनी खुशी मुझे कोई और काम करके नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि खुशी खुशी मिलती है। हाँ, मुझे शेर कह के, और फिर ये भी बात है कि मेरी ज़ात का सबसे बड़ा हिस्सा है कुछ शायरी है, सबसे ज़्यादा कुछ दिया है मुझे ज़िंदगी में, तो ये शायरी इतने अच्छे अहबाब दिए हैं, इतने मोहब्बत करने वाले दिए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुझे लगता है शायरी को मुझसे अलग नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है कि आपको ये अच्छी बात है कि शायरी से खुशी मिल रही है। अगर आप कोई जैसे गमज़दा किस्म का शेर कहते हैं तो दुख भी होता होगा कि शायरी कुछ आपको आपके अंदर के कुछ तारीख गोशों में लेकर जा रही है। जी, ये होता है कि अब कोई गम हो, उस गम में कोई शेर हो जाए तो फिर उस गम का मज़ा आने लगता है उसके बाद। क्या बात, तो बस बहुत ये अच्छा। इसके मतलब ये है, देखिए हमारे यहाँ होता ही आ रहा है कि हमारी क्लासिकी शायरी जो है वो समभाव की शायरी रही है। मतलब उसमें कोई एक्सट्रीम नहीं था कि आप एक कैफियत में अगर हैं, गमज़दगी में हैं, तो वो ये जानते थे कि ये जो गमज़दगी की हालत है इसी के पास ही खुशी का चश्मा भी बह रहा है। तो इसलिए कि ज़िंदगी में कोई चीज़ बंद नहीं होती, कहीं ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो ये जो आम तौर पे हम कहते हैं कि ये गम के शायर हैं या इनके यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और ये, तो क्या शायरी खुद कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर की गहराई में जाके कोई ऐसा सोर्स आपको देती है जिससे आपके जो ये जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं और महरूमियां होती हैं वो खत्म दूर हो जाती हैं? हाँ, एक वो होता है कि इजहार का रास्ता मिल जाता है। जैसे कि मुझे लगता है कि जो भी हैं अपना जो अंदर के इस बात है, तो रोना धोना ये सब तो हम बेशक एक पर्दा डालता है इंसान हाँ, शन, वो होती है, हम नहीं रो धो सकते अपने सबसे करीबी इंसानों की तरह, इतने खुल के रोना नहीं है। हाँ, ये होता है कि ये एक खुशनसीबी है कि सबसे करीबी लोग हैं जिनके सामने रोना जायज़ है, तो वो सुखन फहम लोग हैं, वो शेर समझते हैं। वाह, अच्छा। तो शायद ये बात है कि शेर कहने में उस वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव। जी जी। और तशरीफ रखें आप। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि शेर कहना जो है वो खुश होना है, कुछ खुशी मिलती है। और होता भी यही है कि आप कहीं आप ट्रांसेंड करते हैं अपने जो जिस्मानी और जो वजूद है आपका उससे, तो आप थोड़ा थोड़ा सा आज़ाद होते हैं। तो मैं अब तरकश कहाँ हैं? ये तरकश साहब हैं। तो इतने तीर इनके पास हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ताल्लुक़ पंजाब से? हाँ, पंजाब से। तो पंजाबी शायरी आपके यहाँ रही होगी माहौल में आपके? बेसिकली मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। अच्छा। मेरी जो मादरी ज़बान है वो बागड़ी है, तो पंजाबी मैंने पढ़ी है स्कूल के अंदर, और पंजाबी शायरी से ही मेरा पहला परिचय हुआ था। जी। तो स्कूल टाइम से ही जो गीत और जो नज़में हमारी टेक्स्ट बुक में थी, जी जी, उन्होंने ही अपील किया। ज़ाहिरन शिव कुमार बटालवी एक बड़ा नाम है हमारे ज़बान के, तो उनको पढ़ते हुए लगता था कि ये कोई चीज़ है जिससे मैं कोरिलेट कर पाता था। मतलब कोई आपके अंदर भी कुछ चल रहा था, कोई धुन बज रही थी। हाँ। जो वो उससे मदद मिल रही थी उससे कि ये कुछ है।
हाँ, जो मेरी क्वेस्ट थी या जो मेरी सोच थी वो उसको एक ठहराव मिलता था, मैं कुछ पढ़ता था अच्छा तो मुझे अच्छा लगता था, और फिर मैं गाया भी करता था अपने स्कूल के दिनों में, तो गाने का भी मौका मिलता था स्टेज पे, तो लगता था कि ये इस तरह से बात कही जाए तो सुनने वाले सुनते हैं। और जो है कॉल मेरे नज़दीक से गुजरा, वो कॉल तो खैर बाद में आया, वो एहसास पहले आ गया था जी कि इंसान अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। तो मुझे लगता था कि इस तरह से आप कोई बात कहते हो तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंस आपको मिलती है। मैं अपने स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो आके कॉलेज में जाके भी रहा एक मामला पोइट्री का। तो पहला सबसे पहला शेर आप कब कहा होगा? मैंने असल में पंजाबी गीत लिखे हैं, और पंजाबी गीत से भी पहले कहूँ तो अपनी ज़बान में, या जो थोड़ा जो रिलीजियस एक्टिविटी गांव में जो हुआ करती थी तो उसके लिए कुछ नगमे मैंने लिखे थे, वो अपनी ज़बान में या पंजाबी ज़बान में। शेर की जहाँ तक बात है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई लिख लूँ मैं, अभी तक तो जो हुआ है वो नहीं, वो तो खैर आपका ये इनकिसार है। तो हम लोग जो आपको सुनते रहते हैं, हमें मालूम है कि उर्दू शेर आप कहते हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। और अभी मतलब चंद वर्षों में 3-4 साल 5 साल के दौरान आपने जिस तरह से उर्दू के मुहावरे पर गिरफ्त हासिल की है, तो ये कुछ पढ़ने से भी हो सकता है, लेकिन ये कि जब तक कहीं अंदर आपके कोई ऐसी चीज़ न हो जो आपको इस तरफ लाए, तो आप कुछ बता सकते हैं आप अपने अंदर निगाह डाल के कि वो कहाँ से कोई ट्रिगरिंग पॉइंट कौन था, ट्रिगर कहाँ से पैदा हुआ? ट्रिगरिंग पॉइंट, मैं जैसे पोइट्री की बात करूं तो पोइट्री सुनना और उसको रिसाइट करना, किसी और की पोइट्री, बहुत मज़ेदार था। अपने गीतों की जब बात करूं, उर्दू पोइट्री की बात करूं तो मेरा इससे परिचय बहुत लेट हुआ। मैं दिल्ली में आया था सन 2011 में, और 12-13 में मेरा उर्दू पोइट्री की ओर रुझान हुआ है। उससे पहले असल में कुछ बातें मैंने किताबों में पढ़ी थी और उनको मैं अल्टीमेट मान के बैठा हुआ था कि जैसे हमारे पंजाबी के एक शायर हैं जो मुक्त छंद की मतलब कि वकालत करते हैं, और वो कहते थे कि छंद नवाबी पैर की जूती है। तो जैसे पल्लव के साथ ये मामला था कि बचपन से उसको छंद के साथ जुड़ना अच्छा लगा मुझे। वो एक स्ट्राइक, और हमारे टीचर जो जिन्होंने उस चैप्टर को पढ़ाया था वो कहते थे कि इजहार ज़रूरी है, और छंद ये जो है असल में आपको बंधन में डालता है। तो इस तरह, और मेरा ध्यान भी नहीं गया। ये शायद 2013 की बात है, फेसबुक पे ही मुझे ऐसा लगता तो था कि उर्दू गज़ल में एक बात है जो कही जाती है, और जब कोई कहता था कि ये बहर हो तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे लगता था कि बहर ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो रवानी वाला मामला सामने आता था कि यार कुछ तो है। तो किन्हीं हजरत हमारे दोस्त हैं रजनीश, उनसे बात हो रही थी, तो शायद उन्होंने एक जुमला मुझे कहा था जो मेरे लिए ट्रिगरिंग पॉइंट रहा और उर्दू पोइट्री की ओर आया। वो बोले कि ठीक है, तुम अपने ज़ाती तजर्बे के आधार पे बोल रहे हो कि बहर ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अभी ना तुम्हारी बात में वज़न नहीं है। तुम्हें आती है बहर? मैंने कहा मुझे नहीं आती है। तो ऐसा करो कि तुम जान लो कि बहर है क्या, उसके बाद में तुम कहोगे ना तो थोड़ी वो हैवी लगेगी बात। तो ये जानने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने मदद भी की मेरी शुरू में, और वही वक्त था विकास राणा से मेरा तारुफ हुआ। अच्छा। हिंदवी तंजीम विकास हैं यहीं यहाँ पर? हाँ, विकास हैं, इधर बैठे हैं सामने। अच्छा। तो ये सेंटर पॉइंट थे। मैं जितने खूबसूरत इंसानों से मिला हूँ तो वो विकास की बदौलत ये संभव हो पाया। और फिर जब मैंने बहर को जाना तो मुझे लगा कि ये तो वो मामला है कि मैं गफलत में रहा बहुत लंबे। तो मेरे ख्याल से ये आपका जो मामला है वो कुछ वही है, अंदर की जो मौसीकी है उसको आपने बाहर निकालने की कोशिश की, वो लफ्ज़ मिले आपको। तो वो सब हमारे एक ज़माने में होता था ना कि शायर जो है वो बहुत फटे हाल होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा रोना धोना हर वक्त, किस्मत का शिकवा करते रहना चाहिए, और नशे में धुत रहना चाहिए उसको, और उस पर ये कहना चाहिए कि नहीं साहब दुनिया जो है बहुत हमारी दुश्मन है, और नाकाम इश्क करने चाहिए उसको। तो ये सारे काम जो थे वो शायरों से मखसूस थे कि ये पहचान है शायरों की। लेकिन ये एक नया तर्ज है कि आदमी मतलब अच्छा खासा पढ़ा शरीफ आदमी भी है
और और अपना काम भी कर रहा है और शेर भी कह रहा है। तो इस हवाले से मैं ये यहाँ पे बोलना भी ज़रूरी है कि वो गलत मैसेज भी ना जाए। जो नशे वाली बात है और ये तमाम बातें हैं, देखिए मेरी जो स्वभाव था वो एक्सप्रेसिव था, आज भी है। मैं बोलने में बिलीव रखता हूँ। अपनी निजी महफिलों में भी मुझे कई बार लगता है कि मैं ज़्यादा ही बोल गया। तो मैं असल में थिएटर के लालच से दिल्ली में आया था। मेरे जिस जॉब में मैं आया, गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली, मैं पंजाब में भी इसी जॉब पे था। दिल्ली आने का मेरा मकसद था कि मैं थिएटर करूँगा, और यहाँ सिचुएशन ऐसी मेरे सामने थी कि थिएटर करने का वक्त मुझे मिल नहीं पा रहा था जॉब के चलते। तो मैं अपने आप को व्यक्त करना चाहता था, और ये वही दिन है जब नशे के हवाले से मैं बात कह रहा हूँ। सर, मैंने आखिरी बार शराब, मैं मतलब कि शराब पिया करता था या नशा किया करता था, दिसंबर 2012 में आखिरी बार मैंने शराब पी होगी, और जुलाई 2013 में मैंने पहला शेर कहा होगा। क्या बात, क्या बात। तो ये छोड़ने के बाद शायरी के अंदर तो लेकिन अब तो मतलब खुदा न खास्ता आपने पीने छोड़ दिए। हाँ, मैं 2012 के बाद मैंने नहीं पी, लेकिन शेर अभी तक चल रहे हैं। हाँ, शेर चल रहा है, शेर चल रहा है। तो इस बीच में हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, तो विपुल कुमार, अभिनंदन, आलोक मिश्रा, आकिब साबिर, ये लोग आ गए हैं। तो हमारी महफिल जो है उसकी बहर जो है वो तवील होती जा रही है। तो दो शेर आप, हाँ, मैं शेर सुना देता नए वाले शेर जो हैं आपके, ताज़ा तरीन। फिर मैं थोड़ा सा इसका दो शेर सुना देता हूँ मैं। खैर मैं यही सुना देता हूँ कि मतला है कि दम अगर शोर मचाने पे नहीं आते हैं, दम अगर शोर मचाने पे नहीं आते हैं, हजरते होश ठिकाने पे नहीं आते हैं। क्या दम अगर शोर मचाने पे नहीं आते हैं, हजरते होश ठिकाने पे नहीं आते हैं, अपनी मर्जी का बड़ा हाथ है इस रोने में। वाह, अपनी मर्जी का बड़ा हाथ है इस रोने में, अपनी मर्जी का बड़ा हाथ है इस रोने में, जितने आंसू हैं रुलाने पे नहीं आते हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्कश प्रदीप। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो तर्कश में बड़े तीर थे। अब मैं गुजारिश करूंगा, गीतांजलि आइए। ये गीतांजलि राय हैं और नज़्में कहती हैं बहुत खूबसूरत, और काम भी करती हैं अपने, मतलब शायरी भी करती हैं, ज़िंदगी भी गुजारती हैं, और अपना काम भी करती हैं, घर में भी रहती हैं, इनके रिश्ते भी हैं, सबको निभाती हैं। तो इतने सारे काम करते हुए नज़्में जो आप लिखती हैं, तो क्या ये इन्हीं में से निकलता है कुछ, या कोई कहीं कुछ छूट जाता है बीच में जिसको पूरा करने के लिए आप नज़्म कहती हैं? जैसा आपने कहा कि मैं काम भी करती हूँ, ज़िंदगी भी है और रिश्ते भी हैं, तो नज़में हर जगह से आई हैं, काम से भी आई हैं, कुछ एक नज़मों में ही जिक्र है, दफ्तर का जिक्र है, और ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ है, अपनी ज़िंदगी का, दूसरों की ज़िंदगी का, कि हम दफ्तर भी जाते हैं, गज़ल ख़्वानी भी करते हैं। जी, और दूसरों की ज़िंदगी से भी बहुत कुछ है, और वो ज़िंदगियाँ जो किताबों में हैं, जो किरदार मैंने कहानियों में पढ़े हैं, किन्हीं अशार में मुझे कुछ किरदार मिले, वो सब भी साथ आते गए, वो अपनी कहानियाँ कहते हैं नज़मों में कहीं। और रिश्ते जो आपने कहे, वो रिश्ते हैं, और सबसे अहम चीज़ वही है जो आपने सबसे आखिर में कही कि बहुत कुछ वहाँ से आया है जो खाली छूट गया था। जी, तो ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आई हैं। तो ये पहली नज़्म आपने कब लिखी? लिखने का सिलसिला मेरा बहुत बचपन से शुरू हो गया, लेकिन अच्छा। तब हिंदी कविता, वो देश प्रेम वाली और थोड़ी पर्यावरण और ये सारी चीज़ों की, फिर उसके बाद उर्दू शायरी करी थोड़े दिन, और 2011 से 15 के बीच एक गैप सा आ गया। उस टाइम में मैंने कुछ नहीं कहा, और 2014 में मैंने शारिक कैफ़ी साहब को एक नज़्म पढ़ते सुना, और अच्छा। वो नज़्म बहुत लंबा सफ़र करके 2015 में वापस एक सुबह ऐसे ही बस मैं उठी और कुछ बातें जहन में आई, और वो मेरी पहली नज़्म थी, सुबह जैसे लोग।
अच्छा, हाँ। जी। तो मतलब वो नज़्म कह के आपको ये महसूस हुआ कि अब आपने नज़्म कही है, मतलब कोई ऐसी चीज़ कही है जो आपकी ज़िंदगी में और आपके माहौल में नहीं है, और आपके अंदर कोई ऐसा नया पहलू पैदा हुआ है जो लफ्ज़ों के ज़रिए वजूद में लाया जा सकता है। शायद पहली बार मुझे कुछ लिख के ऐसा लगा कि मैंने वही वही चीज़ें कहीं जो एग्जैक्टली मुझे कहनी थी, जो अपने आप को एक्सप्रेस करना था। तो जो कुछ जहन में था वो सबसे बेहतर तरीके से जब आया तो नज़मों के फॉर्म में आया। शेर और कविताएं जो उससे पहले मैंने लिखी थी, तो शायद उनमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं था जो नज़में कहने के बाद आया था। अच्छा, अगर वो नज़्म आप ना कहती हम्म। तो क्या आपको महसूस होता है कि कोई कुछ ऐसा रह जाता जो नहीं रहना चाहिए? जी। मतलब वो नज़्म जो आपने लिखी, अगर वो न लिखती हम्म। तो क्या हो जाता? हम्म, वो नज़्म ना कहती तो शायद कोई और नज़्म होती। नहीं, वही मतलब और नज़्म ज़रूरी थी। हाँ, ये और अगर शायद नज़में ना होती तो कहानियाँ होती, क्योंकि जिस तरीके से मतलब मुझे अपना जो सफ़र दिख रहा है एक कविताओं से शेर और शेर से नज़में, और अब मुझे कहानियाँ लिखना भी अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद फिर मैं कहानियाँ लिखती जिनमें वो किरदार जो नज़मों में बस एक किरदार अपनी बात कह के चला जाता है। और मतलब आप इसका मतलब ये है ना, कुछ बयान करती हैं आप जी बिल्कुल। को, इसलिए कि बगैर बयान किए आपको ये महसूस होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो छूट रही है। बिल्कुल। तो ये असल जो मामला है कि हमारे अंदर हम समझते हैं कि अब हज़ारों लाखों लोग दुनिया में हैं जो नज़्म नहीं कहते, न शेर नहीं कहते, गाना नहीं गाते, कोई साज नहीं बजाते, कोई पेंटिंग नहीं करते, लेकिन जिंदा हैं। तो वो ज़िंदगी उसका अपना एक लुत्फ़ है। लेकिन यहाँ पर ये है कि कोई ऐसा कहीं कोई प्रेशर बन रहा है जो हाँ, शायद आपको वो जो खालीपन था वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता। अगर ये नज़में ना होती और आगे भी कुछ बयान ना होते ज़िंदगी में, तो वो खालीपन जो था वो सबसे ज़्यादा परेशान करता। और वो ज़िंदगियाँ जो मेरे पास आती रहती हैं, अपनी ज़िंदगी और दूसरों की जो मैंने कहा, और रिश्ते, वो सारी चीज़ें कहीं आती और उस खालीपन से टकराती हैं, और कुछ तो परेशानी ज़्यादा होती है अंदर। वो जो शोर था वो शोर भर रह जाता। अभी वो नज़मों की शक्ल में बाहर आता है तो मुझे भी सुकून मिलता है और शायद उन किरदारों को भी सुकून मिलता है। तो ये आपको मैं आप समझती हैं कि कोई ऐसा काम है जो करना चाहिए? अगर आप रोक नहीं लेकिन पा रहे हैं बहुत खुद से को, लोग हैं यहाँ पर भी कि साहब वो शेर कह रहा है, लड़का शायरी करना शुरू कर दी उसने, तो एक मातम का माहौल पैदा हो जाता है कि लड़का या लड़की जो है वो शायर हो गया। तो ये एक खौफ सा रहता है माँ बाप को, ख़ास तौर पे 20-22 साल की उम्र में, कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, इसका क्या करेगा। तो ये चीज़ जो है कि शायरी एक ऐसा काम है जो बहुत बामानी काम है, और जो आपके पूरे वजूद को एक ऐसी पहचान देता है जो और किसी ज़रिए से नहीं मिल सकती। शायद। तो ये चीज़ एक बहुत अहम चीज़ है। तो आप एक नज़्म हमारे लिए पेश कीजिए ज़रूर। जो आप समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी नज़्म है। वही वो जो कौन सी नज़्म है? अभिषेक भैया ने जादूगर नज़्म की तारीफ करी है तो अब जाहिर सी बात है वही पढ़ूंगी। यकीन और बेयकीनी के दरमियाँ कुछ यूँ मिले थे हम तुम, जैसे किसी जादूगर ने कहा हो कि दो लोग ज़रा यहाँ आए। वाह, क्या बात। यकीन और बेयकीनी के दरमियाँ कुछ यूँ मिले थे हम तुम, जैसे किसी जादूगर ने कहा हो कि दो लोग ज़रा यहाँ आए। मेरे लिए तो तुम भी एक जादू ही थे, लेकिन साथ जीते हुए वो एक लम्हा बहुत करीब आ गए थे। हम तुम जादूगर और आसपास बिखरी सारी हकीकत। अजीब बात है ना कि वो जादू जो सबने हम पे होते देखा था, हमारे लिए बस हाथ की सफाई बन के रह गया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। इरशाद खां सिकंदर
इरशाद खान सिकंदर हमारे बहुत ज़बरदस्त नौजवान तो अब नहीं रही है, लेकिन बड़ा मसला ये हो गया है कि इतनी तेज़ी से शायर आ रहे हैं कि हर 2 साल के बाद अब कहते थे नए शायर हैं, तो अब उनके बारे में कुछ सोचना पड़ता है कि इनको क्या कहें। हाँ, हम अभी सोच रहे थे कि नया कहें या कुछ ऐसा, मतलब लफ्ज़ नहीं मिल रहा है कि ये जो फ़र्क पैदा हो रहा है एकदम से। अब अभिषेक अमीर इमाम जो हैं, अब इस वक्त सीनियर, मतलब बहुत सीनियर शायर हो गए। अब उनके मुकाबले अब ये आयुष चिराग अगर यहाँ हो या और ये पल्लवी हैं, तो अब ये अजीब सा हो गया है कि मतलब 5 साल में सीनियर हो जाता है शायर। इतनी तेज़ी है, मतलब जो सैलाब की तेज़ी है। तो इरशाद खान सिकंदर जो हैं, ये 2 मजमुए इनके आ चुके हैं। तो आप कहाँ से हैं? जैसे यूपी में संत कबीर नगर से हैं। तो ये कहाँ, मतलब ये शायरी किस तरफ से आप तक पहुंची है? मुझे नहीं मालूम, ईमानदारी से मुझे नहीं पता कैसे पहुंची है। मतलब पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अब पहुंच तो चुकी है, लेकिन किस तरफ से पहुंची ये मालूम नहीं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, जिस गांव से हूँ, आसपास कहीं कोई शायरी का माहौल बिल्कुल नहीं था। तो शायरी ही नहीं, किसी भी आर्ट में कहीं कोई फॉर्म वहाँ पर मौजूद नहीं था। और फिर भी मैं पढ़ता था, जो चीज़ हाथ लग जाए, कोई किताब, कोई अफसाना, कोई कोर्स की किताबें, तो जहाँ से मतलब किताबें भी मैसर नहीं थी। तो मैं ये ठीक नहीं कह सकता कि कैसे पहुँची। हाँ, वो तो खैर ये है कि कहीं ना कहीं मतलब शेर आपने तो बाकायदा यहाँ आके जब दिल्ली आए हैं तब आपने कहना शुरू किया है? नहीं, लिखना तो कहना तो शुरू कर दिया था, और जाने क्या क्या कहता था। हाँ, उसमें शेर भी कहता था, कविताएं मैं जानता नहीं था कि शेर कहते हैं, इसे कविता कहते हैं या इसे कहानी, जो था वो सब होता रहता था। ये जो कर रहे थे आप जी, वो कौन करवा रहा था? मतलब आपके अंदर कोई ऐसा रहा होगा आदमी? हाँ, तो वो आपसे करा रहा होगा ये? जी, जब मैं पढ़ता भी था, तो अब जैसे मैं कोर्स की किताबें ही पढ़ रहा हूँ, तो उसमें जो ये जैसे कोई श्लोक आया, तो वो श्लोक की जो मौसीकी होती थी वो मुझे बहुत पसंद आती थी। मतलब चोर पकड़ा गया ना यहाँ पर। जी, अब ये चोर पकड़ा गया कि मौसीकी जो थी तो वो कुछ आपके अंदर, हाँ, वो कुछ था। वो मुझे बहुत जल्दी से कविताएं बड़ी जल्दी से याद हो जाती थी, या कोई श्लोक है संस्कृत का तो वो बड़ी जल्दी से याद हो जाता था, और कहानियाँ नहीं याद होती थी, और चीज़ें मैं पढ़ भी नहीं पाता था। तो उसमें मुझे मज़ा आने लगा। और फिर एक वक्त आया कि कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा कागज़ पर, और वो अपने आप को जाहिर करने के लिए, अपने अंदर के जो एहसासात हैं उन्हें रखने के लिए। तो ये मतलब ऐसा ये मामला लग रहा है मुझे कि आप कुछ काम कर रहे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं कुछ, तो उसमें मतलब ज़रूरी नहीं था कि शायरी भी होती। जी, है ना, मतलब ज़िंदगी गुजारने, पैसे कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं जी, और घर बनाना है, कुछ करना है। जी, तो शायरी जो ये आ गई बीच में, तो ये कैसा लगा? मतलब क्या था इसमें? इसने कुछ मदद की आपकी? हाँ, इसमें मैं बचपन में चिट्ठियाँ बहुत लिखा करता था। लव लेटर्स? हाँ, नहीं, लव लेटर्स नहीं, गाँव में चिट्ठियाँ आती थी तो वहाँ बहुत बड़ा मसला होता था कि उर्दू जानने वाला नहीं है, कहीं उर्दू में चिट्ठी आई है, कहीं हिंदी में चिट्ठी आई है तो हिंदी पढ़ने वाला नहीं है, और उसको लिखने वाला तो बमुश्किल, कोई अगर दूर दराज कोई पढ़ा लिखा है भी तो वो चिट्ठी लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो मुझे चाची और दादी और भाभी और सब लोग जो है वहाँ आस पड़ोस के पकड़ लिया करते थे, और कुछ लालच भी दे देते थे, एक चिट्ठी लिखो, भैया आएंगे तो 5 रुपए देंगे तुमको। तो वो चिट्ठियाँ लिखता था, तो उसमें
ख़ास तौर से जो उर्दू में जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं तो उसमें शेर भी होते थे। वो अपने इजहार के लिए उस तरह के शेर मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो लगभग उसके किनारे पर, अगर अंतर्देशी है तो उसके किनारे सब शेर से भरे हुए होते थे, उन्हें याद रहते थे, मुझे बोलते थे, तो वो मैं लिखा करता था। तो आहिस्ता 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 जब तमाम चीज़ें, कभी कहानी लिख ली, कभी उपन्यास लिख लिया, कभी कुछ, तो ये चलता रहा। मेरे सामने लिखना मेरी मजबूरी भी थी। दो रास्ते थे जिस ज़िंदगी से मैं गुज़र करके सफ़र करके आया था, या तो मैं ख़ुदकुशी करता या शायरी करता। हाँ, तो मैंने शायरी को चुना। तो उसमें डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब से मेरे ताल्लुकात 95 में हो गए थे, आज शायद आए हुए भी हैं यहाँ। तो बहुत कोई 12-13 बरस का था तब मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने पहली बार उन्हें अपनी कहानी पढ़वाई थी। तो और भी फिर ताल्लुकात कायम हुए और वो चिट्ठी पत्री का सिलसिला भी उनसे रहा। मैं वहाँ मऊ ज़िले में रहता था और एक बार मुझे बिस्मिल्लाह साहब ने कहा कि उस वक्त मैंने कुछ गज़लें कही थी, तो मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने उनको कहा कि ये मैंने कुछ गज़लें कही हैं। देखने के बाद तो उन्होंने कहा कि देखो, साहित्य की किसी विधा के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या बात। और मुझसे गज़लें कभी नहीं हो पाई। कोशिश मैंने भी की अपने स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन मुझसे नहीं हो पाई। और तुम्हें लगता है कि तुमसे हो सकती हैं तो ज़रूर कोशिश करो, लेकिन अगर कभी ये महसूस हो कि इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं तो मत करना। बहरहाल मैं आया, बहुत दिन तक कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं कहानी वहानी के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मैं गज़ल के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अब तक ज़बरदस्ती कर रहा था, जो दूसरी विधाओं में हाथ आजमा रहा था, और उसके बाद फिर आप तक पहुँचना और सब आपके सामने है। अब ये आपने एक बात जाहिर कर दी जी। ये हमारे पहले जो हैं वो रजिस्टर्ड शागिर्द हैं। तो मतलब आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी कि मैं शायरी नहीं करता तो खुदकशी कर लेता। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो शायरी की क़ुव्वत भी जाहिर करती है जी कि शायरी कोई ऐसी चीज़ है आपके लिए या बहुत लोगों के लिए रही है कि वो आपको एक उस बहाव के अंदर एक लंगर देती है, जहाँ आप एंकर का काम करती है कि वो रोक ले आपको उस बहाव में। जी। तो ये एक जो बात आपने कही है बहुत, और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि शायरी कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपको आपके ज़िंदा रहने का अल्टरनेटिव बन जाए, जी, आपके वजूद का मुतबादिल बन जाए। तो ये एक पहलू हमें नज़र आया, और इसके मतलब लगता है कि शायरी कुछ काम की चीज़ है, मतलब ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं है। मैं इसमें एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बार मैं ख़ुदकुशी के रास्ते पर चल पड़ा था और लगभग तय था कि अब, और जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ से कोई मुझे शायर का नाम नहीं मालूम होता था, मेरे पास उस तरह से किताबें भी नहीं थी, कहीं किसी अखबार में एक कोट लिखा हुआ पढ़ लिया या कहीं किसी ख़त में पढ़ लिया, तो ऐसे ही किसी के दो मिसरे सामने आए थे कि ये आने वाले सुबह की निशानी है, अंधेरा और बढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो इसने मुझे ख़ुदकुशी से रोक लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी जान बचा सकती है तो बहुतों की जान बचा सकती है। बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा एक ये पैगाम भी है हमारे लिए। आप लो शेर हमारी। तो मैं यही इसी सिलसिले से मैं दो शेर भी पढ़ूँ कि जिस्म दरिया का थरथराया है, जिस्म दरिया का थरथराया है, हमने पानी से सर उठाया है। वाह, अच्छा। हमने पानी से सर उठाया है, अब मैं ज़ख्मों को फूल कहता हूँ, अब मैं ज़ख्मों को फूल कहता हूँ, फ़न ये मुश्किल से हाथ आया है। वाह अच्छा, वाह अच्छा। भाई अभिषेक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दद्दा। तो ये हमारे बड़े, अब तो हम जिस ज़माने में जी रहे हैं उसमें कुछ दिनों के बाद तो ये कहा जाएगा कि ये अभिषेक और अमीर इमाम और इन सब का ज़माना था।
तो इन लोगों ने, अभिषेक और इन लोगों ने इतनी तेज़ी से शायरी में अपने आप को कायम किया है कि हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो आपके साथ भी वही मामला है कि शायरी जो वो तो होता है कि आपकी कीड़ा एक जरासीम मौजूद होते हैं, लेकिन वो सतह पर कैसे आए, ज़बान कहाँ से आपने हासिल की, जिस ज़बान में इस वक्त आप शेर कह रहे हैं, वो ज़बान लेकिन आपके माहौल में, घर में और जो ख़ानदान है उसमें उस तरह की ज़बान मौजूद नहीं थी। तो वो राब्ते का वो नुक्ता क्या था जहाँ से आपको ज़बान की तरफ आए, वो ज़बान आपकी तरफ आई? एक बहुत छोटा सा वाक़या है, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। 2004 का एक डिबेट कंपटीशन था। मैं डिबेट में बहुत पार्टिसिपेट किया करता था स्कूल की तरफ से। तो उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के जस्ट पहले उन्होंने एक मुशायरा रखा हुआ था। अब ये अजीब बात थी कि प्राइज़ लेना है तो मुशायरा सुनना पड़ता। अब हम बैठे रहे क्योंकि हमें प्राइज़, खैर। तो उस मुशायरे से जब हम हो कर के, उस मुशायरे के बाद उस मुशायरे में जो लोग थे उन्होंने बड़ा मुतासिर किया, बहुत गिरफ्त में लिया उनकी शायरी ने, उनकी बातचीत ने। मुझे लगा कि ये एक ऐसी एक्सप्रेशन का एक ऐसा ज़रिया है कि शायद मैं ढूंढ रहा था अंदर कोई क्वेस्ट, कोई चीज़ चल रही थी। नस्र में लिखता था बचपन से, कुछ ना कुछ कहानियाँ छोटी मोटी डिबेट में मैं जाया करता था। तो वहाँ से एक तरह की तकलीद शुरू हुई। मुझे लगा कि ये जो दो मिसरे ये कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ हम भी कोशिश करते हैं। तो जोड़ना तोड़ना, जोड़ घटाना ऐसे ही चलता रहा। ज़बान की तरफ में बाकायदा 2008 में मुझे लगा कि पंडित आजीज़ मातवी का जिक्र ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने डर निकाल दिया मेरे अंदर से कि तुम होता नहीं कि जैसे आप किस तरह अरूज़ की तरफ जाएंगे, कैसे शायरी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ हो जाएगा, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप पढ़िए और अपना अध्ययन, अपना मुताला और ये इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, शायरी वायरी सब हो जाएगी। तो उसके बाद एक रास्ता मुझे मिला। फिर साथी ये मेरे सीनियर अमीर भाई, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये जो सारे ये नौजवान, अभिनंदन, ये इम्तियाज़, विपुल, ये सब, ये इतनी एक तहरीक जिस तरह से पैदा हुई, मैं इनसे सीखता सिखाता। आप हैं, आपकी नहीं, आप जब शेर कहने शुरू किए हैं तो 8 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 8 साल हो गए। तो उस वक्त तक तो ये लोग थे नहीं, ये तो अभी 5 साल से आए हैं। तो उस वक्त का आपका जो लखनऊ में आ गए थे, मैं लखनऊ में था। तो मतलब पहला जो आपको महसूस हुआ हो कि कोई ऐसा शेर जो मैंने कहा है कि इससे लगता है कि आप शायर हो सकते हैं, कुछ आपको याद आता है? ऐसा कोई शेर पर्टिकुलर, हालांकि एक शेर है, सुना देता हूँ आप लोग। नहीं, कुछ बोल भी खुलने चाहिए। वो बहुत धुंधला सा एक वाक़या है। शेर तो कोई पर्टिकुलर, मतलब एक गज़ल हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कुछ मिसरे हमें साल भर में दिए, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे। तो उन्होंने एक मिसरा दिया कि ज़ब्त की हद से ज़रा बाहर निकलने के लिए, जबकि ज़रा बाहर निकलने के लिए। अब इस मिसरे पे मुझे जहन मेरा इस पर आ गया कि मुझे इस पर गज़ल कहनी है। तो मुझे ध्यान आता है मैं शायद 6 घंटे जूझता रहा इस मिसरे के साथ और 5-6 शेर मैंने कहे। तो उसने बड़ी खुशी दी क्योंकि उसमें बहर की खामी नहीं हुई। मैंने बहुत ध्यान से जो कुछ उन्होंने बताया था एक एक चीज़ करते हुए शेर कहा। हालांकि उसके बाद बहुत गलतियाँ की, वो एक बात है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और मैं गज़ल कह सकता हूँ। ये 2008 के आखिर की बात है। नहीं, मतलब क्या चीज़ थी आपको जो ये आपको अंदर से कह रही थी कि आपको शेर कहने चाहिए? मेरे सारे जो काम मैं करता हूँ, लिखना पढ़ना, सबके पीछे मोहब्बत का बहुत बड़ा दखल है। मैं इसका एतराफ़ भरी महफिल में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसी चाबी है ना जिसने
जाने कितने दरवाजे खोलें। और मुझे लगता है कि इंसान कोई ड्रिवन एक फोर्स होनी चाहिए उसके पीछे, और मेरे पीछे जो कोई एक फोर्स काम कर रही है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर जिसके सहारे मैं चल सकता हूँ, वो इश्क है, वो मोहब्बत है और वो इंसान दोस्ती है। तो बस उसने एक जज्बा पैदा किया। फिर एक होता है किसी शख्स के लिए आप शेर कहते हैं, उसके बाद दुनिया के लिए आप वो काम करने लगते हैं, अपने लिए करने लगते हैं, तो एक से दूसरे रास्ते कनेक्ट होते गए। नहीं, एक तो ये है कि बहुत कोई इन्वॉल्वमेंट है आपका, और उससे आपको कोई रोशनी मिल रही है और आपको कोई ताकत हासिल हो रही है, तो उस रोशनी और उस ताकत का इजहार और तरीके से भी हो सकता है ना। आप जैसे ये कहते थे कि वो खत पढ़ते थे, वो लिखते थे, तो वो भी तरीके हैं। तो क्या मतलब उसका इजहार शेर मतलब गज़ल की सूरत में, तो क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ मतलब मौसीकी, कोई लफ्ज़ों के दरमियान कोई ऐसा रब जो आपको लगता हो कि ये अच्छा लग रहा है शेर पढ़ के, कि कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो और ज़िंदगी में नहीं मिल सकती, आपको सिर्फ उसी जगह मिल सकती है? मुझे लगता है कि कई बार मीडियम आपका इंतखाब खुद करता है। कई बार आप ज़रूरी नहीं कि आप मीडियम तय करते हो। मैं हिंदी से आया हुआ आदमी, मैंने हिंदी की चीज़ें पढ़ी और कविताएं पढ़ता था, कहानियां पढ़ता था, लेकिन जो बात एक शेर से मुझे महसूस हुई या जो मिला मुझे मीर और गालिब को पढ़ते हुए या किसी शख्स को मुशायरे में पढ़ करके सुन करके, वो एक बार का, एक लम्हे का मामला होता है। मुझे लगा कि शायद मैं इससे बेहतर इजहार अपना नहीं तलाश कर पाऊंगा, और एक बार वो एक समर्पण का मामला होता है कि मुझे लगा कि गज़ल बेहतरीन ज़रिया इजहार है मेरा। तो फिर उसके बाद मुझे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये यकीन अपनी जगह है कि जैसे ग़ुलाम मोहम्मद क़ासिर कहते थे ना कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो गज़ल के अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकता, मेरी ज़ात उसके लिए बनी हुई है। बहुत खूब। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि आप काम करते हैं जिनके, जो उस काम के दौरान जो टेंशन्स हैं आपके, बहुत है। और जो तो अब होता ये है कि बहुत से टेंशन्स हैं, बहुत से गुस्से हैं, बहुत से बरहमियाँ हैं, तो वो चैनलाइज होती हैं गज़ल में। और आपने जो मुहावरा तलाश किया है गज़ल का, वो सहले मुमतना वाली गज़ल नहीं है, ख़यालबंदी वाली गज़ल है, इस्तिआरे पर मबनी गज़ल है। तो ये क्या कोई ऐसा कनेक्शन है कि आप तह दर तह मानी जो हैं उनको जिस तरह से बिठाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आप कुछ छुपाना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई शक्ल में आपको मिलती है और उसी तरह से जाहिर होती है? मुझे लगता है कि अभी अब आपकी बात से एक बात निकल रही है। अभी इस वक्त मैं कुछ कवियों को पढ़ रहा हूँ, दुनिया के बेहतरीन कवियों का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। बोर्खेस ने एक जगह एक बात कही है कि हमें एक घटना का धुंधला सा हिसाब मिलता है और बाद में हम उनमें से छांटने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उसको एस्थेटिक इवेंट्स का नाम उसने दिया है, और हम कोई चीज़ पिक करते रहते। तो मैंने भी ये मैं पिक कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसमें से चीज़ों को पिक करने की कोशिश, और उसके बाद ज़बान की जो मेरी समझ है और जो परंपरा से जो चीज़ें मेरे पास आई, शेर में इसी सूरत में कहता हूँ। मतलब मैंने ये कभी सोच कर नहीं कहा कि मुझे सहले मुमतना में कहना है या मुश्किल, जिस तरह जो शेर आ गया, ठीक है, वो फ्लो अपनी जगह बना रहता है। तो ये भी मतलब ये जैसे होते हैं ना कि एक आपकी वजूदी जो तजुर्बे हैं उनका अपना जो आहंग है वो खुद आपके यहाँ अपने उस शक्ल हासिल करता है। तो ये जो आपने बातें कही, ये मेरे ख्याल से हमारे बहुत से जो नए शायर हैं उनके लिए एक रास्ता भी बन सकता है और एक इम्कान की सूरत भी हो सकता है। तो शुक्रिया। आप कुछ दो शेर अपने नज़रे सामईन कीजिए। एक मतला और एक शेर अभी
पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, हैं न होने के बराबर ही मगर हैं हम लोग। क्या बात। पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, हैं न होने के बराबर ही मगर हैं हम लोग। जितनी जल्दी हो मेरी मान किनारा कर ले, जितनी जल्दी हो मेरी मान किनारा कर ले, तू सफीना है मेरी जान, भंवर है हम लोग। बहुत शुक्रिया। क्या बात। मैं अभी अपने हाज़रीन महफिल से गुजारिश करूंगा कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि बहुत से लोगों को दिलचस्पी मुमकिन है कि ना हो, तो अगर वो बोर हो रहे हों तो और बहुत सी यहाँ सरगर्मियाँ चल रही हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। ये बीच में जो उठने का सिलसिला है ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, उससे थोड़ा सा मंजर जो है ना वो बिगड़ता है। मैं अब परमन जी से गुजारिश करता हूँ। आपका इस्तकबाल पवन कुमार जी। मैं आपके बारे में वो बात बाद में बताऊंगा जो मुझे पहले बतानी चाहिए। तो सबसे बड़ा वही सवाल जो परेशान करता है अक्सर कि ये क्यों, मतलब शायरी की तरफ और अदब की तरफ आना ये क्यों। सबसे पहले तो आपको आदाब और आप सभी को आदाब। मेरे मंच पे बैठे हुए जो मेरे साथी हैं उन सबको आदाब। ये जो पहला सवाल फरद साहब ने पूछा कि ये अदब की तरफ जो आने का सिलसिला है ये क्यों है, मतलब बिल्कुल वाजिब सा सवाल इसलिए है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा सिर्फ एक ही जो टारगेट था वो ये था कि नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाए तो ठीक ठाक सी नौकरी लग जाए जी, कमाने खाने का ज़रिया बन जाए। तो इत्तेफाक ये हुआ कि नौकरी में आ गए और थोड़ी कम उम्र में आ गए। अब कम उम्र में आने का नौकरी का एक जो सबसे बड़ा घाटा हुआ वो ये हुआ कि जो मैं पहले प्रोज लिखा करता था, जी, अखबारों में आर्टिकल लिखा करता था, वो लिखना किसी कारण से बंद हो गया। कई बार ऐसा होता था कि आप बहुत ही बेलौस होकर लिखते हैं, बड़े बिंदास होकर लिखते हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट पे जाके टकरा जाती हैं। तो अब क्या हो, तो फाइनल ये हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जो आप गीतांजलि से पूछ रहे थे अगर आप ना लिखती तो क्या होता। जैसे ज्वालामुखी को फटने से आप नहीं रोक सकते, अगर धरती से बीज डाल दिया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप उसको रोक लें, वो पल्लवित होगा, वो बाहर निकलेगा। तो ठीक वैसे ही कुछ ना कुछ तो लिखना था। तो अब ये हुआ कि भाई क्या लिखा जाए, प्रोज तो लिख नहीं पा रहे, नॉवेल लिखने का टाइम नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ कविताएं अंदर से निकल के आ रही हैं जी, और उन्होंने गज़ल का एक शक्ल थी, जो गज़ल की एक शक्ल थी वो अख्तियार कर ली कहीं पे। अच्छी बात ये रही कि जब मेरी तैनाती बरेली में हुई जी, तो वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी, जो वहाँ की ज़मीन थी बड़ी जरखेज़ थी। अकील नुमानी थे और भी उनके साथ के कई लोग थे, और इत्तेफाक से जिस इलाके में मेरी तैनाती हुई उसमें 2-3 शायर रहते थे। तो वो जो सोहबत से जो फैज़याब हुए उसी का ये फ़लसफ़ा शायरी है जो मैं समझ पाया। तो शेर आपने पहले मतलब वाबस्तगी पहले हुई, मुलाजमत आपकी बाद में शुरू हुई। देखिए ऐसा है कि शायरी का मामला, या आप अदब के किसी भी सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, कहानी लिखते हो, नावल लिखते हो, जो भी लिखते हो, आम तौर पर आप काम क्या करते हैं इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता नहीं है शायरी से या अदब से। लेकिन हमारा समाज है उसमें जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, तो बाज़ काम ऐसे हैं जो बराह रास्त पावर स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं। तो पवन कुमार साहब IAS ऑफिसर हैं,
कई जगहों पे डीएम रहे हैं, तो इनका ताल्लुक बराह रास्त पावर स्ट्रक्चर से है। मुझे अक्सर इस बात पर मैं गौर करता हूँ कि जिस माशरे में हम लोग रहते हैं उसमें आम आदमी जिसे हम कहते हैं, हालांकि आम आदमी को मैं बहुत अच्छा नहीं समझता वो डिवियस आदमी होता है वो, लेकिन उसमें हम एक काम चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ी हद तक हमारे अंदर एक बेबसी होती है, सब लोगों में होती है, कमज़ोर होने का, और किसी भी कोई भी ताकतवर आदमी आके किसी भी शख्स पर रोब गांठ सकता है, उसको गालियां दे सकता है या परेशान कर सकता है किसी भी तरह से। लेकिन बाज़ काम ऐसे हैं जिनमें आपको हिंदुस्तानी माशरे में या जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी यही है और दूसरी जगहों पे जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज़ रही हैं, कि आईएस का जो ब्यूरोक्रेसी का पूरा हिस्सा होना जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक एंकरेज देता है कि आप में एक अख्तियार हासिल है जो दूसरों को नहीं है। तो ये बराह रास्त आपकी जो आम इंसान की हैसियत है और आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के तसादुम में आ जाते हैं, मतलब आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आएँ। तो ये बात मैंने कई बार बहुत से लोगों से मैंने सवाल किया ये कि ये जो एक अजीब किस्म का एक सिक्योरिटी हासिल होती है या ये ताकत कि हम दूसरे पर जबर कर सकते हैं, तो क्या ये जो टकराव है आपकी अपनी इंसानी जो पहचान है और आपके काम की, ये कुछ सोर्स बनता है आप? बहुत ही बारीक सवाल है ये, और एक इस सवाल का उत्तर मैं यही कहूँगा कि एक बारीक सी लाइन हमने खींच रखी है अपने प्रोफेशन में और अपने इस पूरे लिटरेरी काम में। मेरे तमाम दोस्त, चाहे स्वप्निल बैठे हों, ऊपर अभिषेक बैठे हों, विपुल बैठे हों, दानिश जी बैठे हों, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं किया, और उस जो एक थिन लाइन है उसको मैंने कभी ना इधर से उधर पार किया ना उधर से इधर पार किया। बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर आई नेवर ट्राइड टू टेक एडवांटेज कि मुझे लोग आईएएस की वजह से जाने एक शायर के तौर पे, बिल्कुल। और आईएएस लॉबी में मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि बतौर शायर मुझे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोनों जगह अपनी ईमानदारी से काम करूँ, और मैं नहीं समझता कि मैंने कभी इसका बेजा इस्तेमाल किया और कभी इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, एक इस्तेमाल मैं करता हूँ, मुझसे लोग मिलने आते हैं क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत से लोग मिलने आते हैं, तरह तरह के लोग मिलने आते हैं, तो उनके जो एहसासात होते हैं उनको मैं शायरी में इस्तेमाल करता हूँ। मुझे लगता है कि किन अनुभवों से होकर ये गुजर रहे हैं, उन अनुभवों से हो सकता है कि मैं ना गुजरा हुआ हूँ, लेकिन उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को जब मैं महसूस करता हूँ और जब अपने शायरी में कहीं लिखने बैठता हूँ, मतलब आपको ये मौका हासिल है जो मुझे हासिल नहीं है या बहुत लोग हासिल नहीं है कि आप इंसानों को कुछ ऐसी जगहों पर देख सकते हैं बिल्कुल, जहां हमें मौका नहीं कि हम वहां उनको देख सकें। ये मेरा एडवांटेज है। मैं तो ये एडवांटेज छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं चंदौली में कलेक्टर हुआ करता था। तो चंदौली में एक छोटा सा एरिया है जो नक्सलाइट एरिया कहा जाता है जी। छोटा सा एरिया है, बड़ा डिप्राइव्ड सा है, बड़ा पिछड़ा सा इलाका है। तो जब मैं वहाँ के लोगों से मिला और वहाँ पे बहुत सारा मैंने काम किया, कोशिश की कि उनके लाइफ स्टाइल में, उनके लाइफ स्टैंडर्ड में कुछ सुधार हो पाए, तो बेसाख्ता सा एक शेर हुआ उस वक्त, और ये शेर मैं वहीं से लिख सकता था। मेरी कोशिश थी कि उनके जीवन में मैं कुछ बदलाव कर सकूं, उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं उनको मैं पूरा कर सकूं। तो एक शेर हुआ कि यकीनन मौजज़ा ये भी हमारे बीच मुमकिन है, यकीनन मौजज़ा ये भी हमारे बीच मुमकिन है, अधूरे ख्वाब तेरे हों, मेरी आंखें हों वाबस्ता। तो ये एडवांटेज मैंने लिया है और मैं समझता हूँ कि शायद ये सही भी है। नहीं, ये तो बहुत मतलब यही है कि आप अगर ना करते ये तो ये एक कल्प्रिट समझा जाता है आपको कि आपको एक मौका है और आपके पास एक ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग होंगे जिनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो तो उनको एक ओहदा मिला हुआ है और उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो, तो इसके मतलब होता है ना कि वो आपके अंदर की जो अपनी इंसानी जो नज़र है वो चीज़
ज़्यादा हावी है। और वो एक और भी मतलब बहुत से लोग हैं, हम IAS ऑफिसर्स हैं, IPS लोग हैं, बहुत से लोग जो खासतौर पुलिस फोर्स में रह के तो ज़्यादा आप बिल्कुल थिक ऑफ द बैटल में होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी क्या ऐसा भी होता है कि शायरी अगर कोई शख्स में ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बंजरपन आने लगे तो वो उसको ह्यूमनाइज करने की भी सलाहियत पैदा कर देती है। होता है, कभी हो कभी सकता है। हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आपने इसको महसूस किया और इसको क्रिएटिवली इस्तेमाल करने का। बिल्कुल। और हम उम्मीद रखेंगे कि ये सिलसिला आगे रहे और हम आपसे और ज़्यादा अच्छे शेर और अच्छी गज़लें सुने। ज़रूर। 2 शेर आप हमारे सामीन के सामने। बस एक मतलब और 2 शेर, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी अभी लोग बैठे हुए, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि फ़िक्र थी जुदा उनकी, मुख्तलिफ नज़रिया था। फ़िक्र थी जुदा उनकी, फ़िक्र थी जुदा उनकी, मुख्तलिफ नज़रिया था, फिर भी एक करिश्मा था, दरमियान दोनों के एक महीन धागा था जिसने बांध रखा वाह, था। अच्छा, वाह। फ़िक्र थी जुदा उनकी, मुख्तलिफ नज़रिया था, फिर भी एक करिश्मा था, दरमियान दोनों के एक महीन धागा था जिसने बांध रखा था। और उस तवील सहरा को पानियों की चाहत थी, ये तो सबने देखा था। वाह। उस तवील सहरा को पानियों की चाहत थी, ये तो सबने देखा था। कौन ये समझ पाया, वो जो एक दरिया था, मुद्दतों से प्यासा था। वाह, अच्छा, वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मेरे बहुत पीछे शुक्रिया। लंबी तादाद है। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना जी तशरीफ लाएं। तो हम जो सफ़र करते हुए आए हैं अभी तक, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम ये मालूम कर सकें कि शायरी जो है वो किन रास्तों से हो के आप तक पहुंची। आपने कई जगह बातें की हैं अपने शायरी के बारे में, उसमें एक ख़ास बीमारी का, तबीयत की ख़राबी का जिक्र किया है। तो ये एक अजीब गरीब, मैं जब ये सुनता हूँ मैं कि एक ख़राबी, तबीयत की ख़राबी, तवील तबीयत की ख़राबी जो है वो शायरी का बायस बन जाए या शायरी का ट्रिगर बन जाए। तो इस सिलसिले में आप हमारे सामीन को बताएं कि कहाँ से वो शायरी का सिलसिला रुख कैसे हुआ आपकी तरफ। मैं बेसिकली नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। और हमारे घर में शायरी का, शेर व शायरी, अदब, किताबें, इनका बहुत माहौल रहा है। बिल्कुल। तो बचपन से जब हमने आँख खोली तो हर तरफ किताबें, हर तरफ शायरी, हर तरफ अदब का माहौल था। तो वो खुद ब खुद हमारे ज़हन व दिल में पेवस्त होता रहा। तो बड़ी बहनें भी शायरी करती थी, दादी को भी हमने शेर कहते सुना, अपनी मदर को भी कहते सुना शेर। मैं एक बात बता दूं कि ये इनकी बहन, 3-4 बहनें हैं अलीना जी की, वो सब शायरा हैं। और ये जैसे कुछ ख़ानदान हुए हैं पहले जिसमें कई लोग शायरी या अदब से वाबस्ता रहे हैं, तो उस तरह का एक ख़ानदान है ये जिसमें कम से कम 5 बहनें आपकी शायरी। जी बिल्कुल, 5 बहनें शायरी में हैं। और इसी तरह से हम देखते तो चले आए, लेकिन जो हमारी पढ़ाई लिखाई और उन मसरूफियात में मैंने शायरी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी। जैसे सब लोग लिखते थे, कभी कभी हमने भी लिखा, एक आध बार अपनी बहनों को या किसी को दिखाया, तो ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं मिली हमें, तो उस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन पर्सनली थोड़ा बहुत कभी कभी डायरी में लिखते थे। ये बाकायदा शायरी में आने का सिलसिला मेरा 2010 दिसंबर में, मुझे कुछ तबीयत ख़राब हुई। वैसे तो बहुत मसरूफियात थी, मैं टीचिंग में भी रही हूँ और मेरा अपना कोचिंग सेंटर भी था।
तो इन सब मसरूफियात के दौरान और अपना घर और अपनी फैमिली सब संभालते हुए चल रहे थे। और जहाँ हमारी शादी हुई थी वहाँ माहौल भी नहीं था ऐसा कुछ शेर व शायरी और अदब का, तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थीं, तो इसलिए और इस तरफ ध्यान नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं वहाँ रेडियो से जुड़ी रही हूँ और अच्छा। मैंने बहुत से अफसाने लिखे हैं, मगर शायरी को बाकायदगी से बाहर नहीं लाया गया। 2010 दिसंबर में मुझे कुछ तबीयत ख़राब हुई, तो जिसमें मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी कुछ टाइम के लिए। 8 महीने मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। उस दौरान अब इतने खाली हो गए कि कोचिंग सेंटर नहीं है और इतनी मसरूफ़ रहने की आदत थी। ये फेसबुक और इंटरनेट ने मुझे बहुत मदद दी है, इसका मुझे बहुत पहले से भी शौक़ था और इसकी जानकारी भी थी। तो उस टाइम जब मैं रेस्ट पर थी तो मैंने अपनी एक नज़्म जो मैंने आधी लिखी थी बहुत पहले, तो उसे पूरा करके इंटरनेट पे फर्स्ट टाइम मैंने डाला। और कुछ अशार, कोई इंटेंशनली नहीं, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, कुछ वो शेर व शायरी का ख्याल आया, तो वो जिन जिन की नज़रों से गुज़री सब ने बहुत पसंद किया। और मुझे पहली बार बहुत जल्द उस नज़्म के हवाले से आलमी सहारा से ऑफ़र आया कि ये नज़्म बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, आप इसे हमें दीजिए तो हम इसे मैगज़ीन में पब्लिश करेंगे। तो तब मुझे कुछ एहसास हुआ कि शायद ये बेहतर है। अब पता नहीं वो लम्हा था कि क्लिक हुआ जहन में शेर व शायरी की तरफ दिमाग, और फिर तो बेहिसाब लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। इतने शेर, इतनी शायरी हुई है कि मेरे पास बहुत मटेरियल हो गया। तो इसमें इस दौरान जो उसमें कोई ख़ास जज्बा, कोई ऐसा या कोई ऐसी चीज़ जो अंदर की कोई महरूमी या कोई ख्वाब या कोई ख़याल जिसने शायरी की शक्ल अख्तियार की हो? महरूमी और ख़याल तो बस ये था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहने वाली इंसान थी। कभी मैंने एक लम्हा भी, यानी बस जितना हमने सोया उतना ही वक्त मेरा फ्री था, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ करना, क्रिएटिविटी हमेशा करते रहे। तो उस वक्त इतना खाली वक्त मिला तो डिप्रेशन हद से ज़्यादा हावी हो गया सर पे। तो शायरी जब आई मेरे जहन में और आना शुरू हुई और इतना ज़्यादा मैंने लिखना शुरू किया, बड़ा रिलैक्सेशन मिला। और वो लिखते 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 इतना सारा मैटर भी हो गया। और इसका सबसे बड़ा ज़रिया मेरा फेसबुक और इंटरनेट ही है। मैं इसको मानती हूँ शुरू से और कहती हूँ, बहुत से लोग कहते भी हैं कि उस पर टाइम वेस्ट होता है या ऐसा वैसा जो भी है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं वाकई फेसबुक इंटरनेट की वजह से शायरी की दुनिया में आई, इतनी जल्दी लोगों ने पहचाना, जितना भी जो भी जिस लायक हूँ जो पहचाना। और मेरे फर्स्ट गुरु जिसे कहना चाहिए वो फेसबुक इंटरनेट ही है, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोगों से राब्ते भी हुए जो बहुत लॉन्ग तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत से इंडिकेशन दिए, मुझे बहुत से इशारात वहाँ से मिले, ये शायरी इस तरह है, यहाँ ये कमी है। और कुछ कुदरती तौर से या अपने ख़ानदानी जो हमारा एक था अंदाज़ अदब की फील्ड में, तो उसकी वजह से फिर जब बहुत सारा मटेरियल हो गया तो किसी की एडवाइस आई। मतलब मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया कि मैं कुछ सोच के पढ़ रही हूँ इसमें, बस लिखना आया तो बेहिसाब लिखा और बुक के बराबर मटेरियल भी हो गया। तो बहुत से लोगों की एडवाइस भी मिली कि अब आपको किताब छपवानी चाहिए। ये आपकी किताब जो है उसका नाम है सूरज तुम जाओ। जी। तो ये सूरज क्या है और जाए क्यों वो? जब किताब का पूरा मटेरियल मैंने कलेक्ट किया तो और मैंने उसको एक बार स्टडी किया तो उसमें सूरज का काफ़ी जिक्र था। वो इंटेंशनली तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उससे महसूस किया और उसका जो राइटर की कलम से लिखा जाता है तो उसमें भी मैंने सूरज को मुखातिब किया, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ सूरज है मेरी ज़िंदगी में कुछ। और डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो। जी। तो मेरी किताब का नाम सूरज तुम जाओ रखा फिर मैंने। लेकिन ये सूरज एक मर्द के हवाले से भी कह सकते हैं कि ऐसा इस्तिआरा जो औरत और मर्द का मर्द होने का या उसके एहसासात का हमें ख़याल दिलाता है। तो
सूरज तुम जाओ कोई नेगेटिव नहीं था, जैसे आपने कहा ना कि सूरज जाओ क्यों, हम्म तो इस उन्वान को रखने का मेरा मकसद ये था कि जिस तरह औरत और मर्द एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट हैं, तो लेकिन अगर कहीं दोनों की नहीं बन रही है और उनमें इत्तेफाक नहीं है, और वो इस वजह से नहीं है कि कहीं जो मेल है वो अपनी अना में, अपने गुरूर में हमें वो सपोर्ट नहीं दे रहा, तो औरत अकेले भी ज़िंदा रह सकती है। तो अकेले इस तरह से कि सारा जो कायनात ने, अल्लाह ने हमारे वजूद में रखा है कि हम ज़िंदगी को तख्लीक करने का अपना एक गुण औरत में रखा है, तो मैंने उसको मजबूती माना है औरत की, कि अगर रात के अंधेरे में भी है तब भी तख्लीक की उसने ज़िम्मेदारी औरत को दी है। तो अगर सूरज अपने गुरूर में है तो वो उसके बगैर भी रह सकती है, जबकि शुक्रिया। और तो सूरज उस हवाले से जी। हाँ, तो सूरज की मतलब ये मेल डोमिनेशन का इस्तिआरा बनता है यहाँ पर, और इतनी मजबूती के साथ ये कि आमतौर पर सूरज रोशनी का इस्तिआरा है जी, और ज़िंदगी देने वाला, गर्मी देने वाला, लेकिन ये एक नया पहलू इसमें शामिल होता है कि वो रोशनी और वो ज़िंदगी बख्श होने की जो सिफत है वो कभी कभी उसके बरक्स भी हो जाती है। जी, बरक्स हो जाती है, और जब नहीं बन रही होती है तो ऐसा भी है कि हम अपने वजूद को सलामत रखने के लिए हम तना भी रह सकते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं ज़िंदगी को। ऐसा नहीं है कि हम मर ही जाएंगे उसके बगैर। लेकिन सबसे खूबसूरत पहलू जो अल्लाह ने बनाया है, जो कायनात का एक ख़ास पहलू है, वो है कि औरत और मर्द अगर मिल के रहते हैं। जो मेरी फ़र्स्ट नज़्म है जिसे मैंने कंप्लीट करके पहली बार इंटरनेट पे डाला भी था, तो उसमें ये औरत और मर्द के इस खूबसूरत रिश्ते का ही ज़िक्र है, जिसमें दुनिया का सबसे हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारा तभी है कि जब वो दोनों कंप्लीट हैं, साथ हैं। तो ये है कि मतलब ये एक तो फेमिनिस्ट पोजीशन है कि जिसमें एक मुस्तकिल मुखालफत है मर्द औरत के दरमियान, और ये बात, ये दावा है कि मर्द जो है वो लाजमी तौर पे जालिम है और जबर करने वाला है। तो ये एक पोजीशन है, और एक पोजीशन ये हो सकती है कि कोई सिचुएशन है जिसके अंदर कोई मर्द औरत का रिश्ता जो है वो जबर और मजबूर का हो। देखिए, सूरज कंप्लीटली एक पेश करता है एक मर्द की सिफत को। मेरे नज़र में वो इस तरह कि जब शुरुआत होती है किसी मोहब्बत की, यानी जब रात के बाद दिन होता है, तो सूरज जिस तरह से खूबसूरती से ज़िंदगी में या दिन की रोशनी लाता है, उसकी नरमी, उसकी सॉफ्टनेस पूरे जिस्म में एक हिद्दत, एक पूरी ज़िंदगी को रोशन कर देती है। लेकिन जिस तरह से वो शुरुआत होती है, आगे बढ़ते 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 कहीं सूरज को ये एहसास नहीं रहता, वो अपनी तपिश में अगर झुलसाना शुरू कर देता है या परेशान करना शुरू कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए पूरी तरह। बहुत खूब। तो ये एक हमें एक मिलजुल के रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने 2 शेर इनायत करें। जी, अपनी शायरी के हवाले से मैं एक शेर कहती हूँ कि सफ़र पैरों में था यूं चल पड़े हम, सफ़र पैरों में था यूं चल पड़े हम, हमें इन मंजिलों का ध्यान कब था, हमें इन मंजिलों का ध्यान कब था। और एक शेर जो बहुत मशहूर हुआ है, जो मेरी पहचान है, ऐसा लोग कहते हैं कि अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी तो चाक पे जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अमीर इमाम। भी है। हाँ भाई साहब जी। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, तो अमीर भाई हमारे
सीनियर शायर हो गए हैं अब। अभी इनका नया मजमुआ सुबह बखैर ज़िंदगी आया है। तो आपको तो शायरी बहुत बचपन से ही मिली जी। तो आप इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप बचपन से आपका पूरी समातें जो हैं आपकी शायरी से रोशन रही। तो क्या मतलब अगर माहौल में शायरी ना हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको शायरी की तरफ उकसा रही है तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपकी बचपन में आपके माहौल में बहुत ज़्यादा शायरी हो तो वो आपको शायरी से दूर कर दे? जी बिल्कुल, बल्कि एक बड़े वक्त तक तो यही हुआ। अच्छा। मतलब शुरू में हालांकि बिल्कुल बचपन से जो बिल्कुल पहली यादें हैं वो मुझे याद नहीं कि मतलब कुछ भी शायरी से अलग हो। मैं बच्चा था तो जो मेरी नानी थी वो मुझे बतौर कहानी गुलजार नसीम सुनाती थी। क्या बात है। पंडित दयाशंकर नसीम की, अनीस दबीर के मरसी, और एक ख़ास तरह के कल्चर पे मतलब मेरी अपब्रिंगिंग हुई तो उसमें भी सब कुछ शायरी थी। तो एक लंबे वक्त तक कभी शायरी ने उस तरह से वो नहीं लिया, बल्कि सच कहूँ तो कहीं थोड़ा बचता था। ये शायरी का मामला तो बहुत बाद में शुरू हुआ, मतलब जब अलीगढ़ पहुंचा वहाँ से शुरू हुआ शायरी का मामला। मतलब हमारे ज़माने में तक ये था, जैसे हमने तो उस वक़्त आम तौर पे जो शायरी का सिलसिला शुरू होता था वो मतलब मोहब्बत नामे लिखने से होता था कि भाई मोहब्बत हो गई है। तो अब उस वक़्त ये था कि घरों के अंदर जा नहीं सकते नहीं है, अब टेलीफोन भी बहुत कम होता था। तो अब किसी को इधर उधर से अपना पकड़ा के ख़त कहीं ढेले से फेंक दिया, घर के अंदर पहुंच गया कभी, तो ख़त जो है वही एक तरीका होता था। तो क्या कुछ ऐसा रहा मामला? औरों ने बहुत लिखवाए हैं, औरों ने बहुत लिखवाए हैं। हाँ, ये जो दोस्त थे वो अक्सर, हालांकि मुझे तो कभी याद नहीं कि मैंने इस तरह से कुछ वो भी शेर वाला, लेकिन साथ वालों को लगता था कि इन्हें बहुत शेर याद है। तो वो जो साथ के लड़के थे वो आके कहते थे कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और एक ख़त लिखो और उसमें बहुत अच्छा सा कोई एक शेर जो है डाल दो। तो और लोगों के ख़त तो बहुत लिखे हैं, घोस्ट राइटिंग बचपन से किया। तो ये एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, उसमें हर साल 14 अगस्त को और 25 जनवरी को डिपार्टमेंट की तरफ से नशिस्त होती है। तो आज से 20 साल पहले तक, 15 साल पहले तक मैं बहुत डिप्रेशन, मतलब इसलिए डिप्रेशन था कि मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, हम शेर कहते हैं और समझ नहीं है, लोगों को सुना नहीं सकते हैं। फिर ये भी लगता था कि हमारे बाद में जो लोग आ रहे हैं उनके यहाँ भी बहुत अजीब सी मतलब शायरी की तरफ कोई रुझान, और लोग शेर कह रहे हैं। बहुत से मुशायरे में हज़ारों शायर थे, मुशायरे में अपना करते थे, लेकिन वो दूसरा मामला था बिल्कुल, शेर अपनी असल हैसियत में। ये वहाँ पर मुझे ये और सालिम सलीम पहली बार मुझे इन दोनों की वजह से मुझे महसूस हुआ कि हमारी तहजीब जो है उसमें शायरी अभी मरी नहीं है, और मरी नहीं है बल्कि एक नई ज़िंदगी इसमें उसको आ रही है। तो ये जो पहली बार आपने कब महसूस हुआ कि अब आप जो हैं वो अब तक जो शेर सुनते रहे हैं, शायरी सुनते रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर हुई है जो आपकी अपनी है? मैं हालांकि शेर मैं बहुत पहले से कहता था, लेकिन मैंने कभी मतलब उस वक्त तक संजीदगी से, अलीगढ़ में थे तो कुछ थोड़ा सा स्टूडेंट एक्टिविज़म से भी नाता था। नुक्कड़ होते थे, उसके गीत लिखना या ऐसी मजाक में पैरोडीज करना, और कभी कभार ऐसी एक दो शेर कह लेना। जिस नशस्त का आप जिक्र कर रहे हैं, जब सबसे पहली बार वहाँ पढ़ा जी, और वहाँ भाई वो एक अजीब व गरीब चीज़ होती थी। और मैं इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैंने जो पहली नशस्त या जो पहली बार मैंने परफॉर्म किया तो उसमें शहरियार साहब बैठे थे
उसमें फ़रहत एहसास साहब बैठे थे, उसमें मेहताब हैदर नकवी साहब बैठे थे, उसमें जाहिदा जैदी बैठी थी, और एक पूरी जो एक मतलब एक गैलेक्सी हो सकती है पूरी, और क्रिटिसिज्म से सारे लोग, काजी जमाल साहब, काजी अफजाल साहब, तारिक शतारी साहब, मतलब बहुत नाम। तो जब उन लोगों ने तारीफ़ की तो मुझे लगा कि भाई ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो शायद इसमें कुछ होगा, वरना मुझे तो मतलब सीरियसली स्पीकिंग मुझे लगता था, मुझे आज तक नहीं लगता, अगर कोई मुझसे मेरे दिल की बात पूछे, बिल्कुल सच बात, कोई एक शेर है जिसे कहना है, उसे कह नहीं पाता, उसी की कोशिश में सारी अगड़म बगड़म जारी है। जिस दिन वो शेर हो गया, बस एक वो शेर हो जाए तो आपकी और शायद मेरी भी दोनों की जहमत तमाम हो जाए। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ गुस्सा कुछ बढ़ रहा है, तो कई चीज़ों से हो सकता है, वो अपने माहौल से भी हो सकता है, अपने सिचुएशन जो है मुल्क की और इसकी। तो क्या आपकी शायरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, और वो आपके शेर को कुछ नए पहलू दे रहा है, या कोई आपको नुकसान महसूस हो रहा है उससे? शायरी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, ये तो फैसला आप लोग करेंगे। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो महसूस करता हूँ वो अपने आप निकल के आ जाता है। और रहा सवाल गुस्से का, तो जिंदा आदमी होने की एक निशानी गुस्सा भी है। क्या बात? अगर आपको जहाँ आपको गुस्सा आना चाहिए वहाँ गुस्सा नहीं आता, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे साथ। गुस्सा आने की जो जगह है वहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि एक जो माहौल कभी कभी ऐसा पैदा होता है कि बहुत से जज्बे जो हैं उनको हमें दबाना पड़ता है, रिप्रेशन करना पड़ता है, और कहीं कहीं आपके क़त्ल कलाम की माफ़ी के साथ दबे हुए जज्बों का ही तो इजहार शायरी में होता है। नहीं, वो तो है भाई, जो जज्बे जिनका हम इजहार नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि वही अपना रास्ता जो है यही है, शायरी वो चैनलाइज होता है शायरी के जरिए। तो ये एक ऐसी हमारे यहाँ, ये जैसे हमारी क्लासिकी शायरी है जिसमें जज्बों को एक ख़ास तरह से एक ख़ास पिच पर रखना, मतलब उसमें उसकी शिद्दत जो है उसको पूरी तरह से उभरने का मौका न देना, बल्कि उन्हें एक जो मेन स्ट्रीम है इंसानी ज़िंदगी की और जो ह्यूमन वैल्यूज़ की मेन स्ट्रीम है उनसे जनरलाइज, तो ये हमने जो सीखा है। तो ये जो कभी कभी जज्बात की शिद्दत जो होती है वो, जैसे तुमने कहा कि बहुत ज़रूरी होती है, और कभी कभी वो आदमी के ज़िंदा होने का या उसके अंदर से मौजूद होने का सबूत बनती है। तो ये गज़ल की शायरी ख़ास तौर पे हमारे यहाँ वो नॉन पॉलिटिकल शायरी है और नॉन कंटेम्पोरेरी शायरी है। लेकिन हमने हमारे पिछले 10, 15, 20, 25 साल में ये बहस बहुत चली है कि शायरी को कंटेम्परेरी होना चाहिए। गज़ल की शायरी जो है वो इज़ डेड अगेंस्ट फॉर बीइंग कंटेम्परेरी, इसलिए कि हम इंसान जो हैं आमतौर पे वो सब के सब आज एक ही ज़माने में नहीं रहता, उसके यहाँ एक पूरा सिलसिला होता है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लेके आज तक एक ह्यूमन कंटिन्यूटी है। तो आप जब भी कोई भी नया इंसान पैदा होता है वो उसी इंसानी कहानी को दोहराता है जो 5000 पहले शुरू हुई थी और जो 5000 साल बाद भी होगी अगर आज इंसान रहा तो ये एक टाइमलेसनेस की बात है। लेकिन आपके पाँव अपनी ज़मीन में होते हैं, आपके जज्बे अपनी ज़मीन से पैदा होते हैं, अपने वक्त से पैदा होते हैं, लेकिन आप उस वक्त से हासिल होने वाली चीज़ों को, वो जो गैर वक्त है जो आपके अंदर मौजूद है, बह रहा है आपके अंदर, उससे मिला के, तो हमारे सारे गज़ल के बड़े शेर जो होते हैं वो उस माजी को और उस हाल को मिला के पैदा होते हैं। तो हमारे बहुत से शायर, अमीर इमाम उनमें बहुत नुमायाँ हैं,
अभिषेक हैं, आप हैं, और ये सारे जो बहुत नुमाया लोग हैं जो वो यही काम कर रहे हैं, जो गज़ल की असल जो खुसूसियत है उसको अपने अंदर पैदा करने की। तो आपका आना हमारे लिए बहुत खुशबख्ती है कि हमसे आपकी बात हुई। 2 शेर आप अपने। मेरे लिए भी कि आपने बुलाया, और हालांकि इस पे थोड़ी सी बात होनी थी, मगर चलिए खैर 2 शेर सुना देता हूँ। जो पॉलिटिकल शायरी वाला और क्लासिकल शायरी वाला जो मसला था, लेकिन चलिए फिर हाँ उसको रखेंगे अगले बार। फिर कभी सही उसको कुछ बातें अनकही भी छोड़ देना अच्छी होती है। नहीं अनकही नहीं रहेगी, हाँ उसको बात करेंगे। तो आपने गुस्से की बात की, तो एक मतला और एक शेर। बिल्कुल बिल्कुल। मूछों का शायर। हाँ वो साथ चलते हैं, मैं यही सुनाने वाला था। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में हैं। बहुत अच्छा, क्या बात। साथ चलते हैं मगर ये हम कदम गुस्से में हैं। हमसे दुनिया और इस दुनिया से हम गुस्से में वाह हैं। वाह और मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर। वाह। मुस्कुरा बैठे हैं, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कसम गुस्से में है। बस क्या बात। मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, मुस्कुरा बैठे हैं तुझको मुस्कुराता देखकर, वरना तेरी मुस्कुराहट की कदम गुस्से में। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इमाम। बहुत शुक्रिया। मैं शबनम शाही साहबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। तो वही सवाल हमारा अभी तक बरकरार है कि आपके यहाँ शेर का सिलसिला कैसे। दरअसल दुखों पर किसी की अज़ादारी नहीं होती, ये मुश्तरका वर्सा होता है आदम और हवा का। हम किसी न किसी तौर, हम सब दुख के पालने में पलते हैं, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। दुख के इस पालने में हम ज़िंदगी भी करते रहते हैं, लेकिन जो एज़ा हमें मिलती है, जो तकलीफ़ हमें मिलती है, उस तकलीफ़ से निजात पाने की जो हमारी कोशिश या तमन्ना होती है, वही मेरी शायरी है। और ये दुख भी जो है ये तरह तरह के होते हैं, ये समाजी भी होते हैं, नफ्सियाती भी होते हैं, रूहानी भी होती है, और तन्हाई का भी एक दुख होता है। मैं दरअसल बचपन ही में तन्हाई का शिकार हो गई, और यही तन्हाई मेरी शायरी बन गई। बड़े होके फिर रिश्तों से जो है जो अज़ियतें मिली, तो अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, अपने मन में ज़िंदगी का सुराग पाने की कोशिश करी, तो शायरी हो गई। मैं समझती हूँ ये शायरी जो है ये बेहतरीन वसीला है कैथारसिस का, या अपने वजूद को समझने का। जैसे सुकरात ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप को समझने में गुजार दी, बल्कि वो यही कहते रहे कि या खुदा मेरे मन और मेरे ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क जो है ये मिटा के एक कर दे, मन और बानी के फ़र्क को मिटा दे। तो मैं समझती हूँ कि हमारा बातिन जो है, हमारे बातिन का जो मौसम है, वही हमारा जो है ख़याल जो है हमारे बातिन में ही पैदा होता है। अच्छा, ये शबनम भाई साहब, मेरे बातिन का मौसम जो है वो नज़्म का मौसम है। चूँकि मेरे मसाइल जिस तरह के हैं, मैं जिस तरह से सोचती हूँ, जिस तरह से जूझती हूँ, वो नज़्म ही के मौजू हो सकते हैं, गज़ल के नहीं। चूँकि नज़्म का दायरा जो है बहुत वसी है। तो गज़ल से कुछ आपकी मुखालफत है? मुखालफत तो नहीं है, लेकिन मेरे मौज़ूआत जो है, मेरे यहाँ जो खलिश है वो नज़्म के मन में ही समा सकती है। अच्छा जी। तो कभी कोशिश नहीं की गज़ल कहने की? नहीं, बहुत पहले इनिशियली तो की थी, फिर कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि फिर ज़िंदगी से ऐसा वास्ता पड़ा। मेरा वास्ता कश्मीर से है, वहाँ लाइफ का दूसरा सिनेरियो है, इस तरह के हमारे नए नए मसाइल हैं जो गज़ल में नहीं आ सकते, नज़्म में आसानी से आ जाते हैं।
तो शबनम साहबा जो हैं वो बाकायदा उन्होंने फ़िलासफ़ी में पीएचडी हुई है, तो मुझे लगता है कि कहीं जो ये सीरियसनेस है जी वो आपकी तालीम से भी कुछ हासिल हुई है आपको? कह सकते हैं मैंने पीएचडी वजूदियत पे की है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ज़िंदगी ने मेरी झोली में हर तरह की आजमाइश डाली है। मेरे ख्याल में सीरियसनेस वहीं से आई अच्छा, है। क्या ये ज़रूरी है कि दुख जो है वो अच्छी या नज़्म की बुनियाद बन जाए? मैं समझती हूँ मतलब ये कोई भी एक जज्बा क्या ऐसा है जो मतलब ये कि जज्बा आपका अपना है जी और तख्लीकी अमल एक मुख्तलिफ चीज़ है जी कि आप लफ्ज़ों के ज़रिए कुछ करने की कोशिश जी कर रहे हैं। नज़्म के ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नज़्म के ज़रिए हम इश्किया शायरी भी करते हैं, रोमांस भी कर सकते हैं, और बाकी जो आजकल के हालात जिनसे इंसान जूझ रहा है वो सब हालात भी हम नज़्म के ज़रिए जो है बयान कर सकते हैं। तो क्या आप समझती हैं कि आपकी नज़्म जो है वो आपको कंपनसेट करती है, मतलब ज़िंदगी जो है जो आप कुछ आपसे लेती है जी वो शायरी आपकी उसका? जी बिल्कुल मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ। डेकार्ट्स ने कहा था करगीटो अर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मेरा मानना है मैं नज़्म कहती हूँ तो मैं हूँ। मेरे होने का, मेरे वजूद के होने का अगर कोई सबूत है तो वो मेरी नज़्म है। बहुत खूब। तो ये एक तरह का क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। या बहुत खूब। तो ये एक नया पहलू है कि कोई शायरी आदमी के ज़िंदा रहने का या उसके ज़िंदगी के बामानी होने का जी अल्टरनेटिव के तौर पे वो, जैसे कि अभी अपने सिकंदर ने कहा था कि अगर ख़ुदकुशी न करते तो शेर ना कहते होते तो ख़ुदकुशी जी न। जी तो ये एक तरह का बफर है जी आम ज़िंदगी जी और मौत के दरमियान। जी एक कोई ऐसी चीज़ है, एक पर्दा है जो आपको कहीं ना कहीं जमे रहने की मदद जी। देता है। तो ये एक पहलू हमें आपके गुफ्तगू से हासिल हुआ। आप एक मुख्तसर सी नज़्म अपनी पेश करें। न जाने क्या ख़रीदने घर से चली थी, न जाने क्या ख़रीदने घर से चली थी, कहीं कुछ भी ऐसा बाज़ार में नहीं जो दामनगीर होता। अब खाली हाथ तमाशाई बनी हर बाज़ार से गुज़र जाऊंगी। बहुत खूब। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हमारे इस सिलसिले का मक्ता मदन मोहन दानिश साहब तशरीफ़ लाइए। मदन मोहन दानिश साहब आप सब जानते हैं, ये ग्वालियर से ताल्लुक़ है आपका और ऑल इंडिया रेडियो से ताल्लुक़ है। तो मतलब आपका तो इधर यूपी से, मतलब जी जी पैदाइश तो आपकी यहीं हुई? बलिया एक जगह है, बलिया, छोटा हाँ। सा जिला है पूर्वांचल का, जहाँ तो शायरी वही हम उसी बात को फिर जी कि ये जो क्या आप समझते थे कि शायरी मतलब कोई एस्पिरेशन ऐसा होता है कि कोई आरजू हो, कोई चीज़ महसूस हो कि आप शायरी की तरफ आए, तो क्या चीज़ जिसने प्रोपेल किया आपको शायरी की तरफ? दरअसल जिस गांव में हम लोग रहते थे वो कंपोजिट कल्चर वाला गांव था, और हमारे दादाजी रोज़ सुबह 4 बजे उठा देते थे और संस्कृत के 2 श्लोक याद कराते थे। वही 2 श्लोक अगले दिन सुनते थे और नए श्लोक याद कराते थे। वाह, अच्छा। शाम का सिलसिला ये था कि बैठ जाओ खाट पे, लालटेन जला लो और मानस खोल लो और सुनाओ। तरन्नुम में सुनाते थे, सुनते थे हमसे और वो उसका मतलब बताते थे। रामचरित मानस ना जी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो तरन्नुम में पढ़ते थे हम मानस शुरू से उनको, और इस तरह से एक लंबा सिलसिला चलता था। और दूसरी तरफ यूँ था कि अगर हम घर देर से लौटे तो माँ समझ लेती थी कि शमसुद्दीन के यहाँ खाना खा लिया होगा। अच्छा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़बान का जहाँ तक मामला मैं समझता हूँ, मुझे अब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भोजपुरी हमारी उस समय की ज़बान थी, मीठी ज़बान है बहुत, लेकिन उसमें अल्फाज वो उस वक्त बोले जाते थे जो अब मैं पढ़ता हूँ कि फ़ारसी के ज़बान इतने और इतने हाँ। गाढ़े लफ्ज़ बोले जाते थे। जैसे बोलते थे, अरे बाबू तो शकवा बिछा देते नहीं,
अब तोशक वो गद्दे को जैसे बोलते हैं, तो हमने यहाँ जाना कि तोशक गद्दे को बोलते हैं, और ये लफ्ज़ फारसी से आया हुआ है। घर के जितने अंदर के दरवाजे थे सब लोग किवाड़ बोलते थे। उन्हें तो नामवर सिंह ने तो बाकायदा गिनती की है रामचरितमानस में। हाँ फारसी के 30% कम से कम लफ्ज़ फारसी के हैं। जी जी। तो जैसे घर के अंदर के दरवाजे उसको किवाड़ बोलते थे, कवड़िया लगा दे, लेकिन जो मेन बड़ा दरवाज़ा था उसको सदर दरवाज़ा बोलते थे। हाँ, अरे सदर दरवाजा लगा दो भाई। तो वो ये चीज़ कहीं अंदर आती जा रही थी। वर्ष इधर से मिल रहा था मानस से या श्लोक से, और ज़बान उधर से बनती जा रही थी। तो और जो कंपोजिट कल्चर था उसकी एक अपनी परवरिश थी। तो ये सब मिला के घालमेल में एक शक्ल लेती गई, और 88-89 आते आते जो है कुछ तुकबंदियाँ पहले हुई, फिर 88-89 शायरी शुरू हो गई। नहीं तो मतलब आप भोजपुरी थी ज़बान, तो उस भोजपुरी में आपने शेर नहीं कहे कभी? नहीं, भोजपुरी में छंदबद्ध कोई नहीं, सोरठा या सवैया या घनाक्षरी उस छंद तरह की चीज़ें कहने की कोशिश की, तुकबंदियाँ की, लेकिन उससे मैं बहुत पहले निकल आया, क्योंकि मैं आ गया जब मैं 10वीं पास कर चुका था तो मैं आ गया था भोपाल, और भोपाल का भी जो एक माहौल था वो भी दूसरी तरह का था। तो ये मतलब किस ज़माने में आपने पहला शेर या गज़ल की तरफ जो रुझान आपका हुआ? ये 88-89 का ज़माना होगा जब मैंने शुरुआत की। तो आपको महसूस हुआ कि आपको आवाज़ मिल सकती है, आपको ज़बान मिल सकती है, आपके वजूद के अंदर दबी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो गज़ल के ज़रिए अपना इजहार कर सकती हैं? बेशक। मैं जब शेर कहता था उस वक्त तो एक नशा सा होता था। लगता था कुछ अच्छा हुआ है, कुछ एक बहुत हसीन हादसा कोई ऐसा हुआ है कि जो हमें सुकून दे रहा, तसल्ली दे रहा, खुशी भी दे रहा। तो निजात पाने का एक रास्ता मिल गया ये। बहुत बाद में मैंने आके वो शेर कहा कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें ज़माने लग गए हैं। तो मुझे लगता है यही रास्ता था जो शायद हमारी अंदर की जो बेचैनियाँ थी, बेकलियाँ थी, उससे निजात दिलाता था। हाँ, तो ये मतलब अब आप एक तो ये होता है कि और सब काम कर रहे हैं तो उसमें शेर भी कह रहे हैं, तो शायरी जो होती है वो अक्सर ये होता है कि कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आपके पास न हो तो आप में कोई कमी हो जाएगी, तो वो ऐसे नहीं होती, नागुज़ीर नहीं होती वो। तो आपके साथ क्या मामला है कि अगर शायरी आपसे हटा ली जाए, निकाल ली जाए और शायरी के बगैर ज़िंदा रहने को कहा जाए तो आप में कोई फ़र्क पैदा होगा? बहुत मुश्किल रहेगी, क्योंकि एहसास का एक तो क्या मामला जो जब आप हसास होते हैं तो अंदर बहुत बेचैनी भी रहती है, टूट फूट बहुत होती है, बिखराव बहुत होता है। जो हमारा माशरा है, जो हमारा आसपास है, वो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा देता कि अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो आप शायद मर जाए। वो बिल्कुल ठीक कहा था सिकंदर खान ने। लेकिन जब आप शेर कह रहे होते हैं तो लगता है कि आप अपना इलाज खुद कर रहे हैं। वो आपकी सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक है जो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाता है। तो एक ऐसा रास्ता मिलता है शायरी के ज़रिए जो मुझे लगता है कि मुझे अपने दुखों से बचाता है, और एक हमारे दुखों को उस मकाम पे ले जाता है जहाँ मैं उनको गाने लग जाऊँ, उनको एंजॉय करने लग जाऊँ। हाँ, तो ये पूरी शायरी जो हमारी है इतनी 400-500 साल की, तो बहुत शेर कह गए, तो उसमें हम सब लोग शेर कहते हैं, तो कभी कभी क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फजूल काम है? नहीं, अब हम इतने शेर कहे गए हैं तो उसमें हम क्या कर लेंगे? अब मुझे ख़ास तौर से कभी ऐसा ज़ाती तौर पे महसूस नहीं हुआ कि मैं बेकार काम कर रहा हूँ। ये ज़रूर होता है कि जैसे मैं कुछ दिन शेर नहीं कहूँ, महीना 2 महीना, तो एक बेचैनी ज़रूर होने लगती है, और एक ऐसा जहनी माहौल बनना शुरू हो जाता है कि उसमें शेर कहीं ना कहीं से आता है। चाहे मैं बहुत बेआरामी के माहौल में हूँ, कहीं सफ़र कर रहा हूँ या कहीं वॉक पे हूँ, तो उस माहौल में शेर वो आता है और वो फिर पूरा अपना काम करा के लेके जाता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं अगर शायरी ना करूँ तो शायद रह पाऊँ ठीक से। तो हम इस नोट पर ये गुफ्तगू ख़त्म करते हैं कि वो लोग जो एक तवील अरसे तक
शेर से वाबस्ता हैं, शेर गोई से वाबस्ता हैं, जिन्हें महसूस होता है कि अगर वो शेर नहीं कहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कमी रह जाएगी जो किसी और तरह से पूरी नहीं की जा सकती। बेशक। या फिर ये कि अगर आप शेर नहीं कहेंगे तो आप अपने आप को ज़िंदा भी महसूस नहीं करेंगे। बेशक। तो शायरी हो या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी हो, वो अगर है तो इसलिए है कि वो होना है उसको, उसके बगैर आप का कोई वजूद नहीं है। आप उसके वजूद, आपके वजूद को मानी हासिल हो रहे हैं और आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से। तो हम आज की इस गुफ्तगू को इस बात पर ख़त्म करते हैं। आप 2 शेर हमें इनायत फरमाएं। जी ज़रूर। मतलब यूँ है कि कई सितारों को पहले बहुत मनाया गया, कई सितारों को पहले बहुत मनाया गया, कई सितारों को पहले बहुत मनाया गया, फिर उसके बाद फलक पर उसे सजाया गया, फिर उसके बाद फलक पर उसे सजाया गया। मैं मानता हूँ कि रोना 1000 नेमत है, मैं मानता हूँ कि रोना 1000 नेमत है। मेरा सवाल तो ये है कि क्यों रुलाया गया।